Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. We are back with lecture number 7. I am Asif Munir and I am teaching you CSC 271 database systems. Let's start with the summary of previous lecture, what we covered in our previous lecture. If you remember, we were basically talking about relational model, and we discussed relational keys in our previous lecture. There were different type of keys. We talked about primary key, we talked about candidate key, we talked about super key, and then we talked about foreign key as well. Then we talked about different integrity constraints, and especially we focused on entity integrity constraint and referential integrity constraint. And finally we talked about views. What are views, what are their benefits, and how basically they are used in relational database management system to basically help the users. Let's start with the today's lecture. If you remember, we were basically we finished the chapter number 3 of our textbook, and we will be starting with relational algebra and the relational calculus, and that is the chapter number 4. Okay, there are 5 basic operations in relational algebra जो कि हम मतलब अब ये मुख्तलिफ बुक्स में आपको मुख्तलिफ मिलेंगे, लेकिन जो बेसिक ऑपरेशंस है वो आपके 5 डिफाइंड हैं, और उन 5 ऑपरेशंस में सबसे पहले आपके पास सिलेक्शन है, उसके बाद प्रोजेक्शन है, कार्टीजियन प्रोडक्ट है, यूनियन है, और सेट डिफरेंस है। अब कीप इन माइंड, आप में से जिन लोगों ने मैथमेटिक्स पढ़ा होगा और सेट्स पढ़े हुए हैं, आप में से ये सारे जो ऑपरेशंस हैं ऑलमोस्ट आप में से सारे लोगों ने जो है किसी न किसी हवाले से, इवन मैट्रिक तक अगर आपने पढ़ा हुआ है, मैथमेटिक्स या FSC तक पढ़ा है, तो डेफिनेटली इन सारे ऑपरेशन से आप बखूबी वाकिफ़ होंगे। अब जितने भी डाटा रिट्रीवल ऑपरेशंस हैं दैट आर परफॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ दीज बेसिक ऑपरेशंस, के जी आपका सिलेक्शन हो गया, प्रोजेक्शन हो गया, कार्टीजियन प्रोडक्ट हो गया, या जिसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, यूनियन हो गया, या सेट डिफरेंस हो गया। लेकिन कुछ एडिशनल आपके जो है ऑपरेशंस भी हैं दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ बेसिकली इन टर्म्स ऑफ 5 बेसिक ऑपरेशंस, जिनमें जॉइन है। हम इनको बड़ी डिटेल के साथ, जैसे मैंने पहले भी कहा कि यू डोंट नीड टू वरी, हम आज बहुत डिटेल के साथ आज अगले लेक्चर में भी इनको बड़े डिटेल के साथ देखेंगे। उसके बाद हमारे पास इंटरसेक्शन है, और आखिरी जो हमारा ऑपरेशन है दैट इज़ डिवीजन। तो ये सारी चीज़ें हम बड़ी डिटेल के साथ ये इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। अब अगले जो हमारे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अब हमें ऑपरेशंस का तो पता चल गया कि ये ऑपरेशंस हैं जो कि रिलेशनल अलजेब्रा में हम परफॉर्म कर सकते हैं, और हम उनकी डिटेल्स को भी देखेंगे। लेकिन उससे पहली जो बात है वो ये है कि दीज ऑपरेशंस कुड बी यूनरी और कुड बी बाइनरी। अब यूनरी ऑपरेशंस वो ऑपरेशन होते हैं, इट्स वेरी सिंपल, कि जी यूनरी एक को कहते हैं, यूनरी जो है वो सिंगल को कहते हैं। तो इट मींस कि जो ऑपरेशन एक रिलेशन के ऊपर परफॉर्म होंगे तो वो आपके जो है वो क्या कहलाएगा, वो यूनरी ऑपरेशन कहलाएगा। और जो बाइनरी ऑपरेशन के लिए हमें क्या चाहिए होंगे, हमें जो है वो 2 जो है वो रिलेशंस चाहिए होंगे। तो हम खैर इनको डिटेल से देखेंगे। तो अगर इसमें देखा जाए तो जो हमारे सिलेक्शन और प्रोजेक्शन है दे आर यूनरी ऑपरेशंस बेसिकली, कि वो एक ही रिलेशन के ऊपर परफॉर्म होते हैं, और बाकी जो हमारे हैं वो सारे जो है वो बेसिकली बाइनरी ऑपरेशंस हैं, और हम इनकी बड़ी डिटेल के साथ इनको कवर करेंगे। अच्छा, इस स्लाइड पे आप देख सकते हैं कि इन ऑपरेशंस को अगर डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो वो कैसे, मतलब इनको जो है वो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगेन आई रिपीट कि जी यहाँ पे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो आपको यहाँ पे समझ आता है इट्स ओके। हम जो है बहुत डिटेल्ड एग्जांपल्स के साथ हर ऑपरेशन को जो है वो कवर
करेंगे। अगर आप सिलेक्शन को देखें तो सिलेक्शन में आप देखते हैं कि अगर इस पूरे वो जो आपको स्क्वायर नजर आ रहा है, अगर इसको आप एक रिलेशन लें तो सिलेक्शन देखें कि चंद कुछ हॉरिजेंटली शेडेड आपको जो है वो टपल्स या वो रोज नजर आ रही हैं। तो सिलेक्शन से हमें इस अगर डायग्राम को देखें तो हमें ये डिपिक्ट करने में कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी कि जो सिलेक्शन का ऑपरेशन है दैट इज़ परफॉर्म्ड हॉरिजेंटली, मींस कि हम कुछ अपनी मर्जी की रोज या टपल्स जो है इसमें सिलेक्ट करते हैं। इसी तरह जो प्रोजेक्शन की डायग्राम है उसको अगर देखें तो उसमें आपको कुछ वर्टिकल सबसेट्स नजर आ रहे हैं कि जी आपके कुछ, अब देखें आप, हमने बात की थी हमारा जो रिलेशनल डाटा मॉडल है दैट बेसिकली रिप्रेजेंट्स दैट इज रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ अ रिलेशन, कि जी हर चीज हमारी रोज और कॉलम्स की फॉर्म में होती है, ठीक है। तो जो आपके हॉरिजेंटली बेसिकली क्या होती हैं, रोज होती हैं, और जो वर्टिकल होते हैं वो आपके कॉलम्स होते हैं। तो इट मीन्स के प्रोजेक्शन के अंदर हमारा क्या हो रहा है कि हमारे कॉलम्स, कुछ सिलेक्टेड कॉलम्स आ रहे हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जी हमारे पास अगर मल्टीपल कॉलम्स थे तो हमने उनमें से चंद एक जो है वो उसमें से चूज कर लिए, और ये हमारा क्या कहलाएगा, प्रोजेक्शन कहलाएगा। इसके बाद तीसरा हमारा जो इस स्क्रीन के ऊपर हमें नजर आ रहा है कि तीसरा हमारा जो ऑपरेशन है दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, और एक्स या क्रॉस से इसको बेसिकली रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर हमारे पास फर्ज करें दो रिलेशन हो पी और क्यू, पी में एट्रीब्यूट्स हैं आपके की वैल्यूज हैं ए और बी, और क्यू के अंदर 1 2 3 हैं, तो पी क्रॉस क्यू या पी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्यू जो होगा वो आप देख सकते हैं कि ए जो है उसके साथ 1 भी आया, ए के साथ 2 भी आया, ए के साथ 3 भी आया। व्हाट डज इट मीन कि P की हर रो के लिए जो Q की हर रो है वो आ गई, तो इट मींस A के लिए 1 भी रिपीट हुआ, A के लिए 2 भी रिपीट हुआ, A के लिए 3 भी हुआ। इसी तरह B के लिए भी 1 रिपीट हुआ, B के लिए भी 2 भी रिपीट हुआ, B के लिए 3 भी हुआ। तो हमें मतलब थोड़ा सा इस डायग्राम से बड़ा क्लियरली ये नज़र आ रहा है, लेकिन फिर मैं कहूँगा कि अभी घबराने की ज़रूरत नहीं, इसको हम देखेंगे कि हम कैसे जो है इसकी डिटेल्ड एग्जांपल्स जब करेंगे तो फिर हमें और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यूनियन का ऑपरेशन इट्स वेरी सिंपल। यूनियन आपको याद है जब सेट्स हमने पढ़े थे तो सेट्स में हम क्या कहते थे कि यूनियन क्या होता है कि जी जो पहले सेट की भी चीज़ें हैं और जो दूसरे सेट की भी हैं वो दोनों लिख लें, और जो दोनों में कॉमन है उनको एक दफ़ा लिख लें, रिपीट नहीं करना। एग्जैक्टली वही चीज़ इधर। तो आर यूनियन एस देखें, अगर आर हमारा ये शेडेड एरिया जो लाइन से ऊपर ऊपर है और एस अगर वो है तो ये सारा शेडेड कर दिया, तो इट मीन ये सारा सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। अब इंटरसेक्शन को देखें तो इंटरसेक्शन आपको पता है कि जो दोनों में कॉमन चीज़ें होती हैं दोनों सेट्स के अंदर, अगर सेट्स के हवाले से बात की जाए तो दोनों में जो कॉमन होती हैं, एग्जैक्टली रिलेशनल अलजेब्रा इधर भी बात करेंगे तो वही कि जी दोनों में जो कॉमन होंगी दोनों रिलेशंस के अंदर, तो हम देख सकते हैं कि जो आर और एस के दरमियान कुछ हिस्सा आर का कुछ हिस्सा एस का, और उन दोनों को हमने शेडेड कर दिया, तो इट मीन्स कि ये इंटरसेक्शन है। इसी तरह सेट डिफरेंस जो है, सेट डिफरेंस को आप देख सकते हैं कि सेट डिफरेंस ये होता है कि पहले सेट में के ऐसे एलिमेंट्स जो दूसरे सेट में मौजूद नहीं है, लेकिन यहाँ पे चूंकि हम हर चीज़ को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, इन फॉर्म ऑफ रिलेशंस टेबल्स, तो आप देख सकते हैं कि जी r माइनस एस कहेंगे कि जी r का डिफरेंस s के साथ, तो इट मींस r की ऐसी टुपल्स जो s में मौजूद नहीं है, तो हमने r का कुछ हिस्सा शेडेड कर दिया कि r की ये वो वाली टुपल्स हैं जो s में मौजूद नहीं है, या r के वो एलिमेंट्स जो उसके अंदर मौजूद नहीं है। क्योंकि अब चूंकि जैसे मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ कि हम रिलेशनल मॉडल की बात कर रहे हैं, तो रिलेशनल मॉडल में हर चीज़ इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ रिलेशंस, और रिलेशन एक्चुअली क्या होता है, टेबल होता है। टेबल किस फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है, रोज और कॉलम्स की फॉर्म में, एट्रीब्यूट्स और टपल्स एंड सो ऑन, मतलब ये सारी चीज़ें वही वाली टर्मिनोलॉजी जो हम पिछले चैप्टर में बड़ी डिटेल के साथ देख के आए हैं। तो एक चीज़ जो हम पहले भी मैंने डिस्कस की थी कि अगर आपके पुराने कॉन्सेप्ट्स जो पिछले लेक्चर के हैं अगर वो क्लियर नहीं होंगे तो दैट विल बी बेसिकली यूज्ड इन नेक्स्ट लेक्चर्स। तो इसीलिए आप कोशिश किया करें कि जो आपके पुराने लेक्चर हो उसको अच्छी तरह रिवाइज कर लें, और जो चीज़ें समझ नहीं आती उनको पहले क्लियर करें, ताकि फिर अगला लेक्चर, क्योंकि उनमें बाज़ वक़्त वो कॉन्सेप्ट्स यूज़ हो रहे होते हैं, तो फिर आपको कोई उस किस्म का मसला ना हो।
अच्छा, इसके बाद जी हमारे पास और कुछ स्पेशल ऑपरेशंस हैं जो कि हम देखते हैं कि जैसे अगर हमारे पास फ़र्ज़ करें कि दो हमारे पास रिलेशंस टी और यू दिए हों, तो हमारा जो पहला ऑपरेशन है, अब आप देख सकते हैं कि टी में दो एट्रीब्यूट्स हैं, ए और बी, और उनकी वैल्यूज़ ए 1 और बी की 2 है, और इसी तरह जो यू हमारा रिलेशन है उसके दो एट्रीब्यूट्स हैं बी और सी, और बी की वैल्यूज़ 1 3 हैं, और सी के एट्रीब्यूट के अगेंस्ट जो वैल्यूज़ हैं वो एक्स वाई जेड हैं। अब जो नेचुरल जॉइन है हमारा, अब नेचुरल जॉइन बिटवीन टी एंड यू, और इसके लिए एक स्पेशल ये आपका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो आप देख रहे हैं कि काइंड ऑफ जो दो ट्राइंगल्स को आप बेसिकली जो है उन्होंने उनको जोड़ दिया है, ठीक है। तो ये इसका एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, आपको ये जहन में रखनी होगी। अब अगर टेबल्स को देखा जाए टी और यू को, तो एक बात हमें क्लियर होती है कि जब भी हम जॉइन लेंगे तो इट मीन्स को जो कॉमन एट्रीब्यूट है, जैसे बी इन दोनों के अंदर, टी और यू के अंदर जो है ये कॉमन एट्रीब्यूट है, तो ये एक दफ़ा अपीयर हो रहा है। लेकिन फिर हम देख रहे हैं कि ए की भी एट्रीब्यूट की वैल्यू जो कि टी में है, और सी एट्रीब्यूट की वैल्यूज़ भी आ रही हैं, और वैल्यूज़ कुछ ऐसी आ रही हैं जैसे A1 X और A1 Y। तो एक चीज़ अगर हम देखें तो इट मीन्स कि जो बी की दोनों में वैल्यू हैं वो वाली टुपल्स आ रही हैं। तो आप अगर देखें कि बी की जो पहली टुपल है और उसकी वैल्यू है टी के अंदर वो 1 है, और यू के अंदर 1x है, और उधर a है, तो ये A1x इसलिए आ गया। इसी तरह जो आपकी 1 एक और भी है यू के अंदर, वो उसके अगेंस्ट उधर तो टी के अंदर A1 ही है और यू के अंदर 1y है, तो इसलिए ये चीज़ आ गई। तो इट मीन्स कि ये जो बी के एक जैसी वैल्यूज़ होंगी, कुछ इनके बेस के ऊपर जो है वो रिज़ल्ट आएगा, लेकिन मैं आगे जाके इसको बहुत डिटेल से डिस्कस करूँगा, फिर जो है फिर आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसी तरह सेमी जॉइन जो है हमारा, वो उसका जो है वो एक ख़ास जो है एक ट्राइंगल है सिंगल सी, वो आप देख सकते हैं कि सेमी जॉइन, उसमें आप देख रहे हैं कि सिर्फ जो टी हमारा रिलेशन है जो कि ऑन लेफ्ट साइड है, सिर्फ उसके एट्रीब्यूट्स शो हो रहे हैं, जो है आपके यू के एट्रीब्यूट्स शो नहीं हो रहे। लेकिन अगेन जो है एट्रीब्यूट्स कौन से शो हो रहे हैं, जो रोज हैं वो जो आपके टी के अंदर हैं, और उसमें सिर्फ ए की आ रही थी वो A1 है। और अगेन इसमें हम देखेंगे कि जो कॉमन वैल्यूज़ हैं, एट्रीब्यूट जो उनमें कॉमन है, उन्हीं की बेस के ऊपर रोज सिलेक्ट होंगी। इसी तरह हमारे पास जो एक्सट्रीम मेरे राइट साइड पे जो मेरी स्लाइड है उसमें लेफ़्ट आउटर जॉइन आपको नज़र आ रहा होगा। लेफ़्ट आउटर जॉइन में अगेन हम देखते हैं कि जी हमारी 3 एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं, और जो है इसमें हमारे पास A1X A1Y, लेकिन B2 और उसके अगेंस्ट C का कोई एट्रीब्यूट नहीं है। तो हम देखेंगे कि ये कैसे डिराइव होता है। इसी तरह फिर आखिर में हमारे पास जो है वो डिवीजन का ऑपरेशन है। डिवीजन का ऑपरेशन भी अगेन जो है उसको अगर आप देखें V और W की फॉर्म में, तो हम देखेंगे कि W की जो दोनों बेसिकली अकरेंसेस हैं उसके अगेंस्ट जो भी आपका ए का एट्रीब्यूट होगा वो आ जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं कि ए की जो वी आपका टेबल है उसके अंदर A1 और A2 भी है, तो इट मींस बी जो एट्रीब्यूट है अगर उस W को हम डिवाइड कर रहे हैं उससे, तो वो A1 और A2, तो इट मींस 1 और 2 की दोनों अकरेंसेस ए के लिए हैं, तो ए इसलिए सिलेक्ट हो गया। इसी तरह B1 B2 है तो B भी सिलेक्ट हो गया, लेकिन C सिलेक्ट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि C के लिए सिर्फ जो है वो एट्रीब्यूट B की एक अकरेंस है 1, 2 नहीं है। अगर वो भी होती तो फिर ये भी सिलेक्ट हो जाता, जो रिजल्ट है आपका V डिवाइडेड बाय W। लेकिन जैसे मैंने कहा कि हम इनको बहुत डिटेल से इंशाल्लाह कवर करेंगे। ओके, अब एक और जो चीज़ आपको अब समझने वाली है, या जैसे मैंने कुछ आपको थोड़ा सा पहले चैप्टर के अंदर या पहले लेक्चर के अंदर जो है हमने डिस्कस किया था कि जो इस बुक के अंदर केस स्टडी यूज़ हुई है, दैट इज़ कॉल्ड ड्रीम होम केस स्टडी। और ड्रीम होम केस स्टडी बेसिकली क्या है कि जो लोग भी कोई रेंट पे कोई
घर लेना चाह रहे हैं उसके हवाले से, मतलब ये बेसिकली आपके रेंटल जो है हाउस रेंटिंग की बेसिकली कोई कंपनी है जिसकी मुख्तलिफ जगह पे ब्रांचेज हैं और ये लोगों को बेसिकली जो है ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि कोई भी वो घर रेंट पे लेना चाहे उस हवाले से। तो इनके पास इनका स्टाफ है, इनकी मुख्तलिफ ब्रांचेज हैं, ये मुख्तलिफ किस्म के इनके पास क्लाइंट्स आते हैं, वो प्रॉपर्टीज़ की डिटेल है कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं और फिर इसी तरह जो है किस क्लाइंट ने किस प्रॉपर्टी को व्यू किया हुआ है एंड सो ऑन, ये सारी डिटेल जो है वो इस डेटाबेस के अंदर मौजूद है। तो हम जितने भी रिलेशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो या ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे वो हम बेसिकली इस जो है डेटाबेस के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो इसलिए इनके टेबल्स को देखना एक दफ़ा ज़रूरी है। अगर आप ब्रांच के टेबल को देखें तो मतलब इट्स वेरी ऑब्वियस फ्रॉम द नेम ब्रांच के जी ब्रांच विल कंटेन कि ब्रांच की इंफॉर्मेशन। अब मैंने आपको, अगर आपने पिछले मेरे लेक्चर आपके जहन में हो जब हमने रिलेशनल मॉडल की बात की थी और हमने रिलेशन की बात की थी, तो रिलेशनल मॉडल में एक चीज़ हमने ये भी डिस्कस की थी कि एक रिलेशन के अंदर जो है वो उसी से रेलेवेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं जो सारे उस रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए चाहिए होते हैं। तो हम देखते हैं कि जी ब्रांच के अंदर तमाम ब्रांच की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मौजूद होगी। जैसे ब्रांच नंबर है, हर एक को एक ब्रांच नंबर असाइन किया गया और डेफिनेटली इट विल बी अ प्राइमरी की जो कि इसको यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी। इसी तरह स्ट्रीट है, सिटी है, पोस्ट कोड है। तो ये उन तमाम ब्रांचेस की डिटेल है जो ड्रीम होम के जितने भी ऑफिसेज हैं मुख्तलिफ जगह पे। ठीक है जी। स्टाफ अगेन, स्टाफ विल बी बेसिकली रिप्रेजेंटिंग ऑल दी स्टाफ मेंबर्स, जो भी उनका स्टाफ उन ब्रांचेस में काम कर रहा है उसके बारे में जो है ये इंफॉर्मेशन मेंटेन कर रहा होगा। आप देखें कि स्टाफ नंबर है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, पोजीशन है, सेक्स है, डेट ऑफ बर्थ है, सैलरी है और एक ब्रांच नंबर दोबारा इधर यूज़ हुआ है। और अगर आपको याद हो कि हमने लास्ट जो हमारे लेक्चर था उसमें हमने फॉरेन की और प्राइमरी की को जो है वो डिस्कस किया था। तो ये देखें कि जो ब्रांच नंबर है वो ब्रांच के रिलेशन के अंदर एज अ प्राइमरी की एक्ट कर रहा है और जो आपका स्टाफ का रिलेशन है या टेबल है उसके अंदर ब्रांच नंबर हमने खुद से डुप्लीकेट किया ताकि हम जो इन दोनों एंटिटीज़ के दरमियान जो रियल लाइफ में रिलेशनशिप है कि एक स्टाफ किसी खास एक ब्रांच में काम करता है तो हमने वो ब्रांच नंबर जो है वो इधर शामिल किया। अब अगर आपको इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स याद हों तो हमने एक रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट का जिक्र किया था और रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट यही था कि जो फॉरेन की वैल्यू है दैट मस्ट बी आइदर फ्रॉम दी होम रिलेशन, मीन्स के जी जो भी ये स्टाफ के अंदर ब्रांच नंबर की वैल्यूज आ रही हैं ये मस्ट मौजूद होनी चाहिए ब्रांच के अंदर, ब्रांच नंबर के में जो एट्रीब्यूट है। और अगर नहीं है तो या फिर वो नल हो सकती हैं। जैसे मैंने एग्जांपल भी दी थी कि जी आपका एक एम्प्लॉय तो हमने ले लिया लेकिन वी आर नॉट श्योर कि जी विच डिपार्टमेंट बेसिकली और विच ब्रांच ही विल बी असाइंड टू या किस ब्रांच में उसको आपने भेजना है। तो इस सूरत में जो है आप उसको नल भी रख सकते हैं। तो ये सारे जो है ये डाटा भी आप इसके इंस्टेंस देख सकते हैं कि इसके अंदर ब्रांच के अंदर इस टाइम 5 रोज़ पड़ी हुई हैं और इसी तरह जो आपका स्टाफ है उसके अंदर 6 रोज़ पड़ी हुई है। इस इंस्टेंस इस डाटाबेस को समझना इस टाइम ज़रूरी है ताकि आपको क्लियर होगा कि हम जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो इसी के ऊपर करेंगे रिलेशनल अलजेब्रा के। अच्छा, तीसरा जो हमारा रिलेशन है वो है प्रॉपर्टी फॉर रेंट का। नाम से क्लियर है कि इसमें जो प्रॉपर्टीज हैं जो रेंट पे हमने देनी है उनकी डिटेल्स होंगी। ठीक है, तो इसमें आप देखें कि प्रॉपर्टी नंबर है, हर एक प्रॉपर्टी को एक यूनिक हमने मतलब ये प्राइमरी की है उसकी, स्ट्रीट किस स्ट्रीट में है वो वाकया प्रॉपर्टी, सिटी उसका कौन सा है, उस प्रॉपर्टी जहां पे वाकया है वो पोस्ट कोड कौन सा है। उधर जो पोस्ट कोड था ब्रांच के अंदर वो ब्रांच का एड्रेस था और उसका सारा एड्रेस था और ये स्ट्रीट, सिटी और पोस्ट कोड जो है ये उस प्रॉपर्टी का जो हमने रेंट पे देनी है जिसकी डिटेल हमारे पास है ये वो है। तो यू हैव टू बेसिकली डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज टू एड्रेसेस। ये वही वाले एट्रीब्यूट्स डेफिनेटली हैं लेकिन वो जो हैं वो ब्रांच को एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये वाले प्रॉपर्टी के जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद देखें एक और टाइप का हमारे पास एट्रीब्यूट है। टाइप मींस कि जी ये हाउस है या फ्लैट है, मुख्तलिफ 2 ही ऑप्शंस हैं, अगर कोई तीसरी भी होती है तो हम वो ऐड कर सकते हैं। उसके अंदर रूम्स की तादाद हर प्रॉपर्टी के अंदर कितनी है, किसी में 6 रूम्स हैं, किसी में 4 हैं, किसी में 3 है। आप देख सकते हैं कितना रेंट फिक्स हुआ है उस प्रॉपर्टी का। वो हर एक प्रॉपर्टी के अगेंस्ट आपका आया कि जी 650 मांग रहा है, 400 मांग रहे हैं, 350 मांग रहे हैं एंड सो ऑन। इसी तरह
हर एक प्रॉपर्टी का कोई ना कोई ओनर होगा, तो ये ओनर नंबर हमने रखा है और आप देखेंगे कि ओनर का एक अलग से टेबल होगा और ये जो है यहाँ पे ओनर नंबर एज अ फॉरेन की काम कर रहा है और ये हमेशा उस फॉरेन जो आपका ओनर का टेबल है उसके अंदर से ये वैल्यूज आनी चाहिए। इसी तरह स्टाफ नंबर, किस प्रॉपर्टी को कौन सा स्टाफ जो है किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये प्रॉपर्टी उसने रेंट पे लगानी है, तो आप देख सकते हैं कि जी स्टाफ नंबर SA9 जो है वो PA14 को जो है हैंडल कर रहा है। और अगेन ब्रांच नंबर किस में, और डेफिनेटली अगर ये स्टाफ नंबर वो किस ब्रांच में काम कर, डिटेल्स जो है ये हमारी मौजूद हैं इसके अंदर। इसी तरह जो भी क्लाइंट्स हमारे पास आएंगे उनकी इंफॉर्मेशन हम अपने पास कैप्चर करना चाहेंगे, वो भी आप देख सकते हैं कि जी क्लाइंट नंबर है, हर एक जो क्लाइंट हमारे पास आया उसको हमने एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन दे दी ताकि वो दो के जो है वो डुप्लीकेट ना हो सकें, दो मुख्तलिफ लोगों को डिस्टिंग्विश करने के लिए। तो हमने उसका फर्स्ट नेम भी स्टोर कर लिया, हमने लास्ट नेम भी कर लिया, उसका टेलीफोन नंबर उसको कॉन्टैक्ट करना पड़ता है, उसकी प्रेफरेंस टाइप। अब क्लाइंट किस काम के लिए आएगा, क्लाइंट ने तो आके हमसे कहना जी मुझे कोई प्रॉपर्टी फॉर रेंट चाहिए, तो हमें उसकी बेसिकली उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है वो हमने रखनी है। तो पहली रिक्वायरमेंट कि जी उसको क्या प्रेफरेंस है, हाउस उसने जो है वो रेंट पे लेना है या फ्लैट लेना है, तो वो देख लें आप प्रेफरेंस टाइप, ये उसी टाइप से ही बेसिकली जो है वैल्यूज आएंगी। और मैक्सिमम रेंट वो कितना अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली जब आप कोई भी क्लाइंट जो है वो रेंट पे ले रहा होगा तो वो यही दो मेजर जो है वो चीज़ें होंगी जिनके ऊपर उसका डिसीजन जो है होगा और फिर उसके अकॉर्डिंगली हमने उसको प्रॉपर्टीज़ दिखानी है। मसलन एक जो हमारा क्लाइंट है वो हाउस में इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो उसे हम हाउस क्यों दिखाएंगे, ठीक है, हम उसे सिर्फ वो वाली प्रॉपर्टीज दिखाएंगे जो हाउस नहीं है, ठीक है। और एक बंदा जो फ्लैट में इंटरेस्टेड है तो हम सिर्फ उसे फ्लैट्स ही दिखाएंगे, उसको हाउस कभी भी नहीं दिखाएंगे। या एक बंदा हाउस में इंटरेस्टेड था लेकिन उसका जो मैक्सिमम रेंज है रेंट की, वो कहता है जी मैं 400 से ज़्यादा पाउंड से नहीं दे सकता, तो अब डेफिनेटली जिन हाउसेस की जो है वो 400 से ऊपर जो रेंट है वो डेफिनेटली हम उसे नहीं दिखाएंगे। तो इट विल हेल्प अस बेसिकली कि जी हम उसकी प्रेफरेंसेस के मुताबिक जो है उसको जो उससे रेलेवेंट प्रॉपर्टीज हैं वही दिखाएंगे। अच्छा, अगला हमारा जो रिलेशन है वो प्राइवेट ओनर का है। ओनर एज यू नो जी के हर प्रॉपर्टी का कोई ना कोई ओनर होगा, तो ये देखें ओनर नंबर है, ये वही ओनर नंबर है जो उधर प्रॉपर्टी फॉर रेंट में इस्तेमाल हुआ है। मैं पिछली स्लाइड पे जाता हूँ, आप देख लें, ठीक है। ये देखें C046 PA14 का है, तो ये वही वाला CO46 है जो है। और डेफिनेटली उस ओनर के साथ भी अगर हमने कोई मतलब कोऑर्डिनेशन करनी है, कोई उससे कांटेक्ट करना है, तो वी नीड टू हैव हिज इंफॉर्मेशन, और उसका हमने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस और टेलीफोन नंबर अपने पास स्टोर किया हुआ है। तो देयर आर 4 ओनर्स दैट आर लिस्टेड राइट नाउ। व्यूइंग का जो रिलेशन है, व्यूइंग के अंदर, अब व्यूइंग मतलब नाम से जाहिर है कि जो कोई प्रॉपर्टी क्लाइंट आके देख लेता है तो उसकी भी हम इंफॉर्मेशन स्टोर कर लेते हैं कि इस क्लाइंट को हमने ये वाली प्रॉपर्टी दिखाई थी। तो इसमें अगर देखें तो अगेन जो आपका क्लाइंट और आपका जो प्रॉपर्टी है उसके दरमियान क्या रिलेशनशिप होगा कि क्लाइंट जो है वो प्रॉपर्टी को व्यू करेगा, तो उस इंफॉर्मेशन को कैप्चर करने के लिए बेसिकली ये रिलेशन जो है वो है। और इसमें आप देखेंगे कि क्लाइंट की तरफ से क्लाइंट नंबर एज अ प्राइमरी की में मतलब और एज अ फॉरेन की भी काम कर रहा है और एज अ पार्ट ऑफ प्राइमरी की भी कर रहा है, और जो प्रॉपर्टी में से प्रॉपर्टी नंबर आ गया और जो है वो एज अ फॉरेन की भी काम कर रहा है और एज अ पार्ट ऑफ द प्राइमरी की। तो इन दोनों में जो आपका क्लाइंट नंबर है और प्रॉपर्टी नंबर है वो जो है मिल के जो है जो कंपोजिट की हमने बात की थी, ये दोनों मिल के एज अ प्राइमरी की काम कर रहे हैं। फिर एक इंपॉर्टेंट है जी किस दिन उसने व्यू किया था, व्यू डेट हमने रख ली। फिर उस प्रॉपर्टी को देख के उसके कमेंट्स क्या थे, तो वो भी हमने अपने पास स्टोर कर लिए जी, या उसने जो फॉर्म फिल किया था उसके अंदर, या जो भी आपका मेथड है जिसके थ्रू आप उससे कमेंट्स ले रहे हो उस प्रॉपर्टी के बारे में। और रजिस्ट्रेशन जो है वो डेफिनेटली क्लाइंट जब फर्स्ट टाइम आता है तो उसको आप रजिस्टर करते हो, तो आप क्लाइंट नंबर ले रहे हो और ब्रांच नंबर। और अब आप देखें कि ये जो रजिस्ट्रेशन है ये किस किस के दरमियान है, तो ये देखें कि कोई भी जो क्लाइंट होगा वो बेसिकली किसी एक ब्रांच पे आएगा और उधर आके अपने रजिस्ट्रेशन कराएगा। और अब देखें
तो क्लाइंट कौन सा आया, वो क्लाइंट नंबर के थ्रू हमने उसको एक नंबर असाइन कर दिया, किस ब्रांच पे आया, ब्रांच नंबर हमने यूज कर लिया इधर, और कौन से स्टाफ ने उसको रजिस्टर किया, स्टाफ की भी इंफॉर्मेशन आई, और वो डेट जिस दिन आया वो सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर हमने इस रजिस्ट्रेशन के जो रिलेशन है इसके अंदर आ गए। आई होप कि अब आपको ये ओवरऑल डेटाबेस जो है वो क्लियर हो गया होगा। और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर ये डेटाबेस आपको क्लियर नहीं होगा, ये एक सिस्टम क्लियर नहीं होगा, तो फिर जो रिलेशनल अलजेब्रिक ऑपरेशंस हैं वो भी आपको समझने में जो है फिर मुश्किल पेश आएगी। तो अगर आपको ये सिस्टम क्लियर हो जाता है कि जी ये कौन सा डेटाबेस सिस्टम है, इसमें एक्चुअली हो क्या रहा है, तो अगर आपको ये समझ आ जाएगा तो इंशाल्लाह फिर अगली चीज़ें हमारे लिए मुश्किल नहीं रहेंगी। Okay, let's start with the operations that are basically available in relational algebra, right? Okay, जो पहला operation है, अब keep in mind कि we talked about two type of operations. We said that there are unary operations and there are binary operations. Unary operations are those operations that are performed on a single relation, right? So it's very unary, एक को कहते हैं, तो it means कि जो एक relation के ऊपर perform करेंगे they will be called unary operations। और दो operations हैं हमारे जो unary हैं, एक selection का है और एक प्रोजेक्शन का है। सिलेक्शन के लिए एक और टर्म भी यूज होती है, सिलेक्शन के लिए रिस्ट्रिक्शन भी टर्म जो है वो यूज की जाती है। अब अगर वो जो मैंने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाई थी, तो सिलेक्शन जो है वो हमने देखा था कि हॉरिजेंटली हो रही है, और एक रिलेशन या टेबल के अंदर हॉरिजेंटली क्या चीजें होती हैं, वो आपकी रोज होती हैं या टपल्स होती हैं, ठीक है। तो अब इस सारे इन ऑपरेशंस के अंदर आपको जो है चंद चीज़ें बड़ी जो है वो क्लियरली समझनी होगी। एक ये कि उसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है, जो भी ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं, और फिर उसका मीनिंग क्या है कि उस ऑपरेशन के जो वो क्या बेसिकली जो है हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो ये दोनों चीज़ें हमें देखनी होंगी। तो अगर इसका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखी जाए सिलेक्शन या रिस्ट्रिक्शन के ऑपरेशन की, तो वो हमारा सिग्मा है, ठीक है जी। ये और सिग्मा के नीचे आप देख रहे हैं इसकी बेस के अंदर हम प्रेडिकेट डिफाइन करते हैं, और फिर पैरेंथेसिस के अंदर आर जो लिखा हुआ है, आर इज द रिलेशन जिसके ऊपर हम रिस्ट्रिक्शन या सिलेक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहे होंगे। तो ये इसको लिखने का सिंटैक्स है कि तरीका है कि इस तरह बेसिकली आप जो जब भी कोई रिलेशनल अलजेब्रा एक्सप्रेशन फॉर सिलेक्शन लिखेंगे तो वो ऐसे लिखेंगे। अब सिग्मा तो भी हमें क्लियर हो गया, सिग्मा इज बेसिकली यूज्ड टू रिप्रेजेंट सिलेक्शन और रिस्ट्रिक्शन। आर भी हमें रिप्रेजेंट हो गया कि किस रिलेशन के ऊपर जो है ये हमने रिस्ट्रिक्शन या सिलेक्शन परफॉर्म करनी है। और तीसरी चीज है वो है प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट को अगर हम देखना चाहें तो हमें जरा टेबल्स को अगेन थोड़ा सा सामने लाना होगा कि अब टेबल के अंदर हमने देखा कि दो चीजें होती हैं, उसमें हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं और एट्रीब्यूट के अगेंस्ट वैल्यूज होती हैं, ठीक है जी। मसलन जैसे आपका ब्रांच का टेबल है, ब्रांच के अंदर हमारे पास 4 एट्रीब्यूट्स हैं। ब्रांच नंबर है, उसके अंदर उसकी स्ट्रीट है, उसका सिटी है और उसका पोस्ट कोड है। अब जो उसके अंदर डाटा पड़ा हुआ है, जो टपल्स पड़ी हुई हैं वो मुख्तलिफ हैं जी के B003 ब्रांच है, उसका ये स्ट्रीट नंबर है, ये उसका सिटी है और पोस्ट कोड की भी इंफॉर्मेशन दी हुई है। इसी तरह B005 ब्रांच है, उसकी सारी डिटेल दी हुई है। तो ये आपके टपल्स हैं। अब हमने कहा था कि जो हमारी सिलेक्शन है दैट इज परफॉर्म्ड ऑन टपल्स, कि जी हम अपनी मर्जी की कुछ टपल्स उसमें से सिलेक्ट कर लेते हैं या रो सिलेक्ट कर लेते हैं। तो अब हमने क्या करना है कि जब टपल्स कोई अपनी मर्जी की सिलेक्ट करनी है तो इट मींस वी नीड टू डिफाइन अ कंडीशन, अ प्रेडिकेट। तो हमने एक प्रेडिकेट या कंडीशन डिफाइन करनी है जी कि किस बेस के ऊपर कौन सी रोज जो है बेसिकली हम सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। अच्छा, मसलन फर्ज करें जी मैं ये देखना चाह रहा हूं कि मुझे एड्रेस कंप्लीट दिखाओ, ठीक है, उसका स्ट्रीट भी दिखाओ, उसका सिटी भी दिखाओ, उसका पोस्ट कोड भी दिखाओ, जो ब्रांच नंबर B003 है। तो अब मैं जो है एक रिस्ट्रिक्शन लगा सकता हूं कि मुझे जो है आप ब्रांच B003 का तमाम एड्रेस दिखाओ। तो अब ब्रांच के टेबल में तो सारी ब्रांचेस की इंफॉर्मेशन पड़ी है, तो इट मींस अब
वही वाली रोज रिजल्ट में सिलेक्ट होंगी जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी। हम कहेंगे जी कि जहां पे ब्रांच नंबर की वैल्यू B003 है वो वाली रोज दिखाओ, तो इट डेफिनेटली देयर विल बी ओनली वन रो सिलेक्टेड, एक ही रो आपकी सिलेक्ट होगी इस ऑपरेशन के बाद। या सपोज मैं एक और आपको जो है वो कंडीशन स्पेसिफाई करता हूं। मैं आपको वापस थोड़ा सा जो है उस पुराने रिलेशन पे ले जाता हूं तो आपको क्लियर हो जाए कि मैं क्या बात कर रहा हूं। ये देखें ब्रांच का टेबल है, जैसे मैं चाहता हूं जी सिर्फ ब्रांच B003 का जो है वो डाटा मुझे शो हो, उसका स्ट्रीट हो, सिटी हो और उसका पोस्ट कोड हो। तो अब मैंने अपनी जो कंडीशन है उसके अंदर क्या स्पेसिफाई करना है कि जहां ब्रांच नंबर की वैल्यू क्या है B003 है, तो जो आपका रिलेशन होगा वो क्या होगा, वो ब्रांच होगा और सिग्मा तो आएगा ही आएगी। तो जो प्रेडिकेट के अंदर, जो प्रेडिकेट वाली जगह पे वो जो कंडीशन जहां हमने स्पेसिफाई करनी थी वहां पे आपने क्या देना है, वहां पे आपने लिखना है ब्रांच नंबर इक्वल्स टू B003। तो वो अब हर रो को जो है वो देखेगा और ब्रांच नंबर चेक करेगा और देखेगा पहली रो ब्रांच नंबर की वो जो है वहां पे B005 वैल्यू, B005 इज इक्वल टू B003 नो, या मतलब ये जो प्रेडिकेट या कंडीशन होती है या ये ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है। तो जिस पे ट्रू आएंगी, जो भी टपल्स के ऊपर ट्रू आएगी वैल्यू, वो वाली रोज सिलेक्ट हो जाएंगी और जिन पे नहीं आएगी वो जो है सिलेक्ट नहीं होंगी। B007 जो है वो भी सिलेक्ट नहीं होगी, B003 जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी, B004 सिलेक्ट नहीं होगी, B002 सिलेक्ट नहीं होगी। लेकिन जो रिजल्ट आएगा आपका इस रिलेशन का वो पूरा ये रिलेशन आएगा, लेकिन मसलन उसके एट्रीब्यूट सारे होंगे, ब्रांच नंबर भी आएगा, स्ट्रीट भी आएगा, सिटी भी आएगा, पोस्ट कोड भी आएगा, लेकिन जो रो होगी या टपल होगी वो एक ही होगी। और अगेन मैं आपको एक चीज दोबारा याद दहानी कराता चलूं कि जो हमारा रिलेशनल मॉडल होता है उसके अंदर हम हर जो हमारी कंसेप्चुअल लेवल पे या एक्सटर्नल लेवल पे हर जो चीज़ है उसको हम इन द फॉर्म ऑफ अ रिलेशन जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। और रिलेशंस के ऊपर किसी किस्म का भी ऑपरेशन परफॉर्म किया जाए तो वो रिजल्ट क्या आएगा, रिलेशन ही आएगा, लेकिन जो आपके एक्चुअल रिलेशंस होते हैं दे आर नॉट अफेक्टेड। तो ये बात आपने भूलनी नहीं है। ओके, अब मैं एक दफ़ा इस डेफिनेशन को भी आपके लिए रिपीट कर देता हूं कि जो हमारी सिलेक्शन या रिस्ट्रिक्शन है इसको अगर फॉर्मली डिफाइन करना चाहें तो इट वर्क्स ऑन अ सिंगल रिलेशन आर हमारा रिलेशन है एंड डिफाइंस अ रिलेशन। जो रिजल्ट आता है इसका वो एक रिलेशन होता है, अगेन कंटेन्स ओनली दोज टुपल्स और रोज ऑफ आर दैट सेटिस्फाई द स्पेसिफाइड कंडीशन या प्रेडिकेट। तो जो भी आपने प्रेडिकेट या कंडीशन में जो भी आपने कंडीशन स्पेसिफाई की होगी, जो टुपल्स आर की उस के लिए ट्रू वैल्यू आएगी, उस प्रेडिकेट के लिए, उस कंडीशन के लिए, या जो उसको मैच करेंगी वो वाली आपकी टुपल इस रिजल्टेंट जो है रिलेशन के अंदर या टेबल के अंदर शो हो जाएंगी। अब जो अगर आपकी एक ही कंडीशन है, मसलन जैसे हमने कहा था जी कि आप कंडीशन एक ही देते हो कि आप कहते हो जहां पे ब्रांच नंबर की वैल्यू B003 है। अब ये भी हो सकता है कि आप मजीद इंफॉर्मेशन जो है वो भी देना चाहें या मजीद जो है रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहें। मसलन आप ये कर सकते हो कि आप कह सकते हो कि जो है फ़र्ज़ करो स्टाफ के टेबल की बात करते हैं, तो स्टाफ के टेबल के अंदर हमारे पास बड़े काफ़ी सारे एट्रीब्यूट्स हैं जिनकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। फ़र्ज़ करें कि मैं ये चाहता हूँ, मैं कहता हूँ जी मुझे उन तमाम स्टाफ का जो है वो इन्फॉर्मेशन शो करो जिनकी पोजीशन जो है वो मैनेजर है और साथ साथ उनकी सैलरी जो है वो ग्रेटर देन 12,000 है। अब मल्टीपल आपने रिस्ट्रिक्शन लगा दी, प्रेडिकेट या कंडीशन लगा दी। तो अब मल्टीपल कंडीशंस किस फॉर्म में लगाई जाती हैं वो हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज करते हुए लगा सकते हैं। जैसे आपका एंड ऑपरेटर है, आई होप कि आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स का पता होगा। एंड जो ऑपरेटर है वो आपका तब ट्रू होता है जब आपकी सारी जो कंडीशंस हैं, अगर एक है दो कंडीशंस हैं वो दोनों ट्रू हैं तो तब रिजल्ट ट्रू आएगा, एक ही सूरत में होता है। और के केस में कोई एक कंडीशन भी आपकी ट्रू हो जाए तो वो आपकी जो
रिजल्ट होता है वो ट्रू होता है, और नॉट जो होता है वो रिवर्स होता है, अगर ट्रू है तो फॉल्स, अगर फॉल्स है तो उसको वो ट्रू कर देता है। तो मतलब अगर आपने कम्प्लेक्स कोई प्रेडिकेट या कंडीशन, आपकी इस किस्म की सिचुएशन हो जहाँ पे आपने मल्टीपल कंडीशंस लगानी हो, तो उसके लिए आप ये लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं कि आप कह सकते हो जी कि आप दो कंडीशंस का एंड लगा सकते हो, और लगा सकते हो, या इन तीनों का जो है वो कॉम्बिनेशन किसी भी फॉर्म में आप यूज कर सकते हो। अब हम ऐसा करते हैं, हम इनकी एग्जांपल्स को देखते हैं, और ना सिर्फ इन एग्जांपल्स को देखते हैं बल्कि इनके रिजल्ट्स को भी मतलब एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, और इनको रिलेशनल अलजेब्रिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करके देखते हैं कि कैसे ये बेसिकली काम करते हैं। सपोज हमसे क्यूरी ये की जाती है, या हमें कहा जाता है कि लिस्ट ऑल स्टाफ विद अ सैलरी ग्रेटर देन 10,000 पाउंड्स। अब जब भी आपको ये सिचुएशन दरपेश होगी तो आपने कैसे इसको लेना है? पहली बात देखें, लिस्ट ऑल स्टाफ, तो इट मींस कि तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो किसकी शो करनी है? वो स्टाफ के रिलेशन में से करनी है। और स्टाफ बेसिकली हमारा एक रिलेशन है जो मैंने आपको ड्रीम होम की सैंपल वो डेटाबेस में दिखाया। लेकिन जो कंडीशन है हमारी, इट मीन्स के सारा उसका वो डाटा सेलेक्ट नहीं करना, सिर्फ उन स्टाफ का डाटा सेलेक्ट करना है जिसकी सैलरी क्या है? ग्रेटर देन 10,000 पाउंड्स है। ठीक है, अब अगेन इसको लिखने का तरीका बहुत आसान, हमें पता चल गया जी कि हमने सिलेक्शन या रिस्ट्रिक्शन परफॉर्म करनी है। तो सिलेक्शन या रिस्ट्रिक्शन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हमें पता है कि वो किसके थ्रू लिखी जाती है? वो सिग्मा के थ्रू। हमने सिग्मा लिख दिया, उसके नीचे प्रेडिकेट होता है उसकी बेस के अंदर। ठीक है, तो हमने प्रेडिकेट क्या दिया? अब प्रेडिकेट वो कंडीशन होती है जिसकी बेस के ऊपर वो रोज सिलेक्ट होंगी। तो हमें बड़ी क्लियर उधर उन्होंने बताया हुआ है जी कि जिनकी सैलरी की फील्ड के अंदर वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 10,000 आए। तो सैलरी हमारी फील्ड या एट्रीब्यूट का नाम है उस स्टाफ के रिलेशन के अंदर, टेबल के अंदर, और हमने क्या लिखा? सैलरी ग्रेटर देन 10,000। बड़ी क्लियर बात है, कोई इसमें मसला नहीं है। और ब्रैकेट पैरेंथेसिस के अंदर जो है हमने क्या लिख दिया? रिलेशन का नाम, टेबल का नाम जिस पे ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो हमने स्टाफ लिख दिया। अब ये तो रिलेशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है हमने सिलेक्शन का लिखना सीख लिया। अब देखते हैं कि ये कैसे काम करेगा और इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो रिजल्ट दिखाने से पहले मैं आपको दोबारा स्टाफ के रिलेशन को दिखाना चाहूंगा, और आप खुद देखें कि कौन कौन सी, एनालाइज करें जी कि इस कंडीशन के बेस के ऊपर या इस प्रेडिकेट के बेस के ऊपर कौन सी रो सिलेक्ट होंगी और कौन सी नहीं होंगी। लेकिन एक चीज जो हमने पहले डिस्कस कर लिया है वो ये कर लिया है कि जो भी आपका सिलेक्शन का ऑपरेशन आप जब भी परफॉर्म करेंगे तो आपका तमाम एट्रीब्यूट्स जो हैं वो रिटर्न होंगे। ठीक है, उस रिलेशन के अंदर जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो सारे के सारे उनकी वो आएंगे, लेकिन रोज या टपल्स वही वाली आएंगी जो इस कंडीशन को फुलफिल करेंगी। तो हम जरा एक दफ़ा एक नज़र जाके स्टाफ के रिलेशन को देखते हैं और ख़ुद एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन सी हमारी रोज जो है उसमें से सिलेक्ट होंगी और कौन सी नहीं होंगी। ओके, ये देखें, ये आपका स्टाफ का रिलेशन है। अब देखें पहला जो हमारा स्टाफ नंबर है, अब पहली बात ये कि तमाम एट्रीब्यूट्स शो होंगे रिजल्ट में। स्टाफ नंबर भी होगा, फर्स्ट नेम भी होगा, लास्ट नेम भी होगा, पोजीशन भी होगी, सेक्स भी होगी, डेट ऑफ बर्थ भी होगी, सैलरी भी होगी और ब्रांच नंबर। कोई भी एट्रीब्यूट रहेगा नहीं। क्यों? क्योंकि हम सिलेक्शन कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्शन कर रहे हैं, हम सिर्फ रोज को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। हमने ये कोई बात नहीं की कि एट्रीब्यूट्स कौन से आने चाहिए कौन से नहीं आने चाहिए। तो अब जो हमारे लिए कंडीशन है, कंडीशन सिर्फ एक एट्रीब्यूट के ऊपर है, और वो देखें आप कौन सी थी? सैलरी थी। तो जो पहला स्टाफ मेंबर है उसकी सैलरी कितनी है? 30,000 पाउंड्स है। इट मीन 30,000 इज ग्रेटर देन 10,000, ट्रू। तो इट मीन ये रो सिलेक्ट होगी। दूसरा जो हमारा स्टाफ नंबर है वो ST37 है, उसकी सैलरी की फील्ड में देखें वो 12,000 है। 12,000 इज अगेन ग्रेटर देन 10,000, ट्रू, ये भी रो सिलेक्ट होगी। तीसरी हमारी जो रो है टपल है वो ST14 की है, 18,000, अगेन 18,000 इज ग्रेटर देन 10,000 पाउंड्स, ये भी ट्रू हो गया। इट मींस ये भी सिलेक्ट हो जाएगी। चौथी जो हमारी टप्पल है दैट इज फॉर SA9 स्टाफ नंबर, और उसकी सैलरी देखें 9,000। 9,000 इज ग्रेटर देन 10,000, फॉल्स, गलत, नहीं, ये नहीं आएगी। ठीक है। SG5 24,000 इज अगेन ग्रेटर देन 10,000, ट्रू,
ठीक है, ये रो भी सिलेक्ट हो जाएगी, टपल सिलेक्ट हो जाएगी, SL41 और इसकी सैलरी की फील्ड में क्या है 9000। अगेन 9000 इज ग्रेटर देन 10,000, नहीं जी गलत है, तो ये रो सिलेक्ट नहीं होगी। तो इट मींस कि सिर्फ 4 टपल्स का जो है वो ये रिलेशन हमें रिटर्न होगा इस जो है ऑपरेशन के बाद। हम वापस आ गए, अब आप इसका रिलेशन का रिजल्ट देखें तो आप देखते हैं कि वही 4 टपल्स जो हमने उधर आइडेंटिफाई की थी वही वाला जो है वो आपका यहाँ पे रिटर्न हो गया। तो दिस इज हाउ बेसिकली जो है आप कोई भी जो सिलेक्शन या रिस्ट्रिक्शन जो है वो आप अप्लाई करते हो। अच्छा, अब अगला जो जैसे मैंने कहा था कि मिसाल के तौर पे, अब मैं फिलहाल आपको ये एक एग्जांपल दिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको कम्प्लेक्स जो है वो एग्जांपल जो है वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ विदाउट दी बेसिकली रिजल्ट्स। कि फ़र्ज़ करें जी आपको ये भी कहा जाता है कि ये कंडीशन तो है ही है, आपको सिर्फ ये कहा जाता है लिस्ट ऑल मैनेजर्स विद अ सैलरी ग्रेटर देन फ़र्ज़ करें जी आप कहते हो 24,000। मैं आपको ये कहा जाता है कि लिस्ट ऑल स्टाफ नहीं, अब कहा गया लिस्ट ऑल मैनेजर्स विद अ सैलरी ग्रेटर देन 10,000 नहीं 24,000 से ग्रेटर हो। ठीक है, अब 2 आपकी कंडीशंस या प्रेडिकेट आ गए। पहला जो आपका प्रेडिकेट है वो कहता है कि स्टाफ जिसकी पोजीशन मैनेजर है वही वाला सिलेक्ट हो और कोई भी जो पोजीशन है वो सिलेक्ट ना हो। दूसरी चीज ये है कि मैनेजर भी वो वाले सिलेक्ट हों जिनकी सैलरी 24,000 पाउंड से ज्यादा है। तो इट मींस वी नीड टू यूज अ लॉजिकल ऑपरेटर, और लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास इस पे कौन सा इस्तेमाल होगा, इट मींस कि दोनों कंडीशन हमने मस्ट कर दिया है। हमने कहा पहली बात लिस्ट ऑल मैनेजर्स और दूसरी बात प्लस जिनकी सैलरी जो है वो 24,000 पाउंड से ज्यादा हो। तो हम इसको लिखने का तरीका क्या है कि जी इसी तरह लिखेंगे, सिग्मा हम लिखेंगे पोजीशन इक्वल्स टू मैनेजर एंड का अगर आपको मैं दिखाऊं तो एंड के लिए ये आपका ऑपरेटर आप देख सकते हैं, एंड का ऑपरेटर यहाँ पे लिखा हुआ है। आपका ये जो एरो हेड सा जो है ऊपर की तरफ इसका वो जो है वो साइन होना चाहिए, जो इसकी नोक कह लें या इसकी जो चोंच है वो उस तरफ होगी, तो उस तरह इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और आप उसके बाद दूसरी कंडीशन लिखेंगे कि सैलरी इज ग्रेटर देन 24,000। अब अगेन अब इसी रिलेशन ये जो हमारी स्क्रीन पे नजर आ रहा है इसी से हम जो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। पहली बात है कि 2 ही मैनेजर्स हैं हमारे इस स्टाफ के रिलेशन के अंदर जिनकी पोजीशन जो है वो मैनेजर है। तो इट मींस पहली बात है कि जो पहली वो देखेगा कि वो इस बेस पे सिलेक्ट करेगा रोज, तो 2 ही रोज सिलेक्ट होंगी मैनेजर वाली। लेकिन एंड में क्या है कि सैलरी जिनकी 24,000 पाउंड से ज्यादा है, तो आप देखें तो जो दूसरा मैनेजर है सुजान ब्रांड, ठीक है, उसकी सैलरी है 24,000। तो मैनेजर वाले प्रेडिकेट में तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, लेकिन जो दूसरी कंडीशन है कि 24,000 इज ग्रेटर देन 24,000 फॉल्स, यहां पे ये रह जाएगा। तो जस्ट आपकी एक रो जो है वो रिटर्न होगी इस कॉम्प्लेक्स प्रेडिकेट या एक ऑपरेशन के नतीजे में, और उसमें सिर्फ SL21 जॉन वाइट जो है जिसकी सैलरी जो है वो 30,000 है, वही आपका जो है वो बेसिकली रिजल्ट जो आपका रिजल्टेंट रिलेशन होगा उसमें ये चीज आएगी। आई होप के सिलेक्शन या रिस्ट्रिक्शन जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रोजेक्शन की, जो कि दूसरा यूनरी ऑपरेशन है रिलेशनल अलजेब्रा के अंदर। अब प्रोजेक्शन, अगर आपको वो पहली स्लाइड याद हो जहां डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हमने देखी थी, तो सिलेक्शन के लिए तो हॉरिजॉन्टल शेडेड हमने वो टपल्स देखी थी। जो हमारी प्रोजेक्शन थी उसके लिए हमने कुछ वर्टिकल जो है वो हमने वो शेडेड एरियाज देखे थे। तो प्रोजेक्शन उधर से हमने ये डिपिक्ट किया था, तो के जी इट मींस कि वी विल बी सिलेक्टिंग सर्टन एट्रीब्यूट्स। अब जो सिलेक्शन के अंदर हो रहा था वो टपल वाइज हो रहा था, और जो प्रोजेक्शन होगी इट मींस कि हम कुछ पर्टिकुलर या स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स की बात कर रहे होंगे। और ऐसा मतलब ये ऑपरेशन बड़ा लॉजिकल सा है कि हम फर्ज करें कि जी हम मतलब
जो एक रिलेशन के अंदर तमाम एट्रीब्यूट्स हैं उन सब में नहीं इंटरेस्टेड। हम चाहते हैं जी कि फ़र्ज़ करें कि हमें उनके जो स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स हैं उनमें इंटरेस्ट है कि एक एम्प्लॉय जो है उसका फर्स्ट नेम दिखा दो, उसका लास्ट नेम दिखा दो, उसकी पोजीशन क्या है, ठीक है, वो हम उसकी सैलरी सिर्फ देखना चाह रहे हैं, एम्प्लॉय का नेम प्लस उसकी सैलरी देखना चाह रहे हैं, या हम हर एम्प्लॉय की पोजीशन प्लस उसकी सैलरी देखना चाह रहे हैं। तो इस किस्म की सिचुएशन में जो आपका ऑपरेशन यूज़ होगा वो प्रोजेक्शन होगा। प्रोजेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए ये पाई का साइन है और पाई की बेस के अंदर हम एट्रीब्यूट्स जो है वो कॉमा सेपरेटेड लिस्ट के साथ स्पेसिफाई करते हैं जो हम उस रिलेशन के एट्रीब्यूट्स जो है वो देखना चाह रहे हैं। तो A1 मींस के एट्रीब्यूट 1, A2 एट्रीब्यूट 2 अप टू AN, जो मतलब एट्रीब्यूट्स हम उस रिलेशन के देखना चाह रहे हैं हम उनके नाम लिख देंगे और कॉमा सेपरेटेड लिस्ट के साथ उसको सेपरेट कर देंगे। और अगेन पैरेंथेसिस के अंदर R है और R स्टैंड्स फॉर द रिलेशन, और जो भी रिलेशन आपका होगा, मसलन स्टाफ का देखना है तो स्टाफ लिख देंगे, ब्रांच का देखना है तो ब्रांच में से लिख देंगे, एंड सो ऑन। इसी तरह अब इसकी डेफिनेशन अगर हम उसकी बात करें तो हाउ वी कैन डिफाइन इट कि जी इट वर्क्स ऑन अ सिंगल रिलेशन, अगेन कि जी ये यूनरी रिलेशन ऑपरेशन है तो देयर इज ओनली वन रिलेशन इन्वॉल्व, वर्क्स ऑन अ सिंगल रिलेशन R and defines a relation, result again relation आया that contains a vertical subset of R। what does it mean कि जी vertically आप उसमें से कुछ सिलेक्शन कर रहे हैं, extracting the values of specified attributes कि जी हम अपनी मर्जी के जो attributes हैं उनकी values देखना चाह रहे हैं। और लास्ट जो नुक्ता है that is again very important कि and eliminating duplicates कि उसमें अगर कोई duplicate tuples आ रही हैं तो वो हम एलिमिनेट कर देंगे, अगर वो 2 दफ़ा आ रही हैं तो वो हम 1 दफ़ा लिखेंगे। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर अगेन अब आपको अपने पिछले लेक्चर्स के साथ इन चीज़ों को लिंक करना है। आपको याद होगा हमने इससे पिछला जो चैप्टर था या हमारे जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने रिलेशनल मॉडल के ऊपर बात की थी, हमने रिलेशंस की बात की थी, और आपको याद होगा कि हमने प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन की बात भी की थी, ठीक है। और प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन में हमने क्या कहा था कि हर एक जो टुपल होगी दैट विल बी यूनिक, इट मीन्स कि एक ही टुपल 2 दफ़ा नहीं आ सकती। और वो हम किस तरह उसको मैनेज कर रहे थे, आपको याद है कि हम उसको इन द फॉर्म ऑफ अ प्राइमरी की जो है वो कि जी हम एक प्राइमरी की जो है उसमें होगी और वो कभी भी रिपीट नहीं होगी, बाकी जो आपके एट्रीब्यूट्स हैं उनकी वैल्यूज रिपीट हो सकती हैं। जैसे नेम है वो रिपीट हो सकता है, पोजीशन उसकी भी वही हो सकती है, किसी और की भी हो सकती है, सैलरी भी एक जैसी हो सकती है, बाकी सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन एटलीस्ट जो उसका स्टाफ नंबर है वो रिपीट नहीं हो सकता। अब मसला ये है कि जब हम प्रोजेक्शन कर रहे हैं तो प्रोजेक्शन में हमने प्राइमरी की वाली फील्ड को सपोज सेलेक्ट ही नहीं किया, ठीक है। अब हमने वो वाले एट्रीब्यूट सेलेक्ट किए हैं जो डुप्लीकेट हो सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब एक और चीज आपके ज़हन में होनी चाहिए कि हमने कहा था कि जो आपका रिलेशनल अलजेब्रा के ऑपरेशंस हैं दैट आर परफॉर्म्ड ऑन रिलेशंस, जो जिन पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं जो आपके ऑपरेंड्स हैं वो भी रिलेशन है, और जो रिजल्ट आता है वो भी क्या है, रिलेशन है। तो जो रिलेशन है चाहे वो ऐसा आपका रिलेशन है जिसमें प्राइमरी की वाली आपने एट्रीब्यूट नहीं सिलेक्ट किया प्रोजेक्शन के अंदर, तो उसमें क्या होगा कि स्टिल उसके अंदर यूनिकनेस होनी चाहिए। तो इसीलिए उन प्रॉपर्टीज को ये फॉलो करेगा, और अगर कोई 2 टपल्स जो है वो डुप्लीकेट हो रही हैं तो वो सिर्फ उसको 1 दफा दिखाएगा, 2 दफा नहीं दिखाएगा। और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको आई होप यहाँ तक मैं बात कर रहा हूँ तो समझ आ गया होगा, लेकिन मैं एग्जांपल्स के साथ भी आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा। अच्छा, अब प्रोजेक्शन की एग्जांपल कैसे है जी, सपोज हम चाहते हैं जी कि प्रोड्यूस अ लिस्ट ऑफ सैलरीज फॉर ऑल स्टाफ शोइंग ओनली स्टाफ नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड सैलरी डिटेल्स, ठीक है जी। अच्छा, अब सपोज जी हम सिर्फ सैलरी का वो डिटेल देखना चाह रहे हैं तमाम स्टाफ के लिए, ठीक है। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, मींस कि जितनी टपल्स होंगी, अब पहली बात कि जी आपका जो इसके अंदर सिर्फ हम हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल जो है वो इसकी रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, रोज के वाले से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, रोज सारी सिलेक्ट होंगी, ठीक है, अनलेस कि जी हम कोई रिस्ट्रिक्शन प्लस प्रोजेक्शन नहीं लगा रहे, लेकिन अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि हम प्रोजेक्शन अप्लाई कर रहे हैं तो प्रोजेक्शन में रोज के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हम सिर्फ एट्रीब्यूट्स या
जो है कॉलम वाइज जो है वो रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं कि ये वाले कॉलम्स उसके अंदर से दिखाओ, सारे हमें ज़रूरत नहीं है। तो इसको लिखने का तरीका हमने पहले भी डिस्कस किया, पाई का साइन है और पाई की बेस के अंदर हम वो तमाम एट्रीब्यूट्स लिखेंगे जो हम शो करवाना चाह रहे हैं रिजल्टेंट रिलेशन के अंदर। तो हमने कहा जी स्टाफ नंबर भी हमें दिखा दो, कॉमा फर्स्ट नेम दिखा दो, कॉमा लास्ट नेम दिखा दो, कॉमा सैलरी दिखा दो, और ये जो पैरेंथेसिस के अंदर स्टाफ नजर आ रहा है इट मींस के जी स्टाफ के रिलेशनशिप में से दिखाओ। तो अब आपका रिजल्ट के अंदर डिग्री जो होगी वो आपकी चेंज होगी। अगेन डिग्री क्या है आपको याद होना चाहिए, हमने पिछले अपने लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। डिग्री जो होती है वो आपके नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स को कहते हैं। तो स्टाफ के अंदर नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स तो एक्चुअली डिफरेंट थे, ठीक है। तो जब हम प्रोजेक्शन अप्लाई करते हैं तो जो रिजल्टेंट रिलेशन आता है उसकी डिग्री डिफरेंट होगी, और उसकी डिग्री कितनी होगी जितने आप एट्रीब्यूट्स यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहे हैं। लेकिन अगर सिलेक्शन या रिस्ट्रिक्शन की बात की जाए तो उसमें कार्डिनैलिटी के ऊपर फर्क पड़ता है, ठीक है। और जो है डिग्री जो है आपकी कोई जो है वो चेंज नहीं होती, जितने उस रिलेशन के अंदर एट्रीब्यूट्स होते हैं वो सारे के सारे आ जाते हैं। लेकिन जो प्रोजेक्शन है इसके अंदर रिवर्स होता है कि आपकी डिग्री चेंज होती है, कार्डिनैलिटी नहीं होती, जितनी रोज होती हैं वो सारी की सारी आ जाती हैं। अब अगेन इस चीज को देखने के लिए हमें पहली बात क्लियर होगी कि इसका रिजल्ट समझने के लिए हमें ये क्लियर होना जरूरी है कि जो हमारा एट्रीब्यूट्स हैं वो सिर्फ 4 शो होंगे। एक स्टाफ नंबर होगा, एक फर्स्ट नेम होगा, एक क्लास नेम होगा और एक सैलरी होगा, ठीक है। लेकिन टुपल्स के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, सारी की सारी टुपल्स जो कि 6 इस रिलेशन के अंदर हैं वो सारी की सारी शो हो जाएंगी, लेकिन सिर्फ ये वाले एट्रीब्यूट्स के साथ। तो अगर मैं आपको दिखाऊं अगेन स्टाफ का रिलेशन एक नज़र आपको दोबारा दिखाऊं ताकि आपको क्लियर हो कि क्या उसमें से चीज़ें सिलेक्ट होंगी और क्या नहीं होंगी। ये देखें स्टाफ का रिलेशन है, स्टाफ नंबर है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ये तीनों एट्रीब्यूट शो होंगे। पोजीशन नहीं शो होगी, सेक्स नहीं शो होगा, डेट ऑफ बर्थ नहीं शो होगी और ब्रांच नंबर भी शो नहीं होगा। सिर्फ 4 एट्रीब्यूट्स होंगे, स्टाफ नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और सैलरी। लेकिन टुपल्स 6 की 6 शो होंगी। तो मैंने बताया कि डिग्री चेंज हो गई है, कार्डिनैलिटी चेंज नहीं हुई प्रोजेक्शन में, लेकिन आपका जो सिलेक्शन या रिस्ट्रिक्शन था उसमें डिग्री रिमेन्स द सेम और जो आपकी कार्डिनैलिटी है वो चेंज होती है, ठीक है जी। ओके तो ये हमारा जो है वो रिजल्टेंट रिलेशन आ गया जो इस ऑपरेशन के बाद हमें नजर आएगा, जिसमें स्टाफ नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और सैलरी की डिटेल्स आ रही हैं और जो है वो उसके बाद जो है आपका उनकी वैल्यूज 6 की 6 टुपल्स की नज़र आ रही हैं। अब जो मैं पिछली स्लाइड पे डिस्कस कर रहा था कि अगर कोई आप ऐसे एट्रीब्यूट सेलेक्ट कर लेते हैं जिनमें डुप्लीकेशन हो रही है तो वो डुप्लीकेशन को क्या करेगा, इलिमिनेट करेगा। तो मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल ब्रांच का रिलेशन जो है उसको देखते हैं। फ़र्ज़ करें कि मैं प्रोजेक्शन जो है वो अप्लाई करता हूं ब्रांच के ऊपर, ठीक है, और मैं सिर्फ ब्रांच के अंदर जो है प्रोजेक्शन में सिर्फ एक एट्रीब्यूट के ऊपर करता हूं, मैं सिटी देखना चाह रहा हूं। तो मैं कहता हूं पाए के नीचे मैं सिटी लिखता हूं और ब्रैकेट के अंदर जो रिलेशन का नाम है उसमें मैं क्या लिख देता हूं, ब्रांच लिख देता हूं। अब आप देखें कि जो लंदन है उसकी वैल्यू 2 दफा आ रही है। अब अबरडीन, ग्लासगो, ब्रिस्टल और फिर लंदन। तो अब मैं तो सिटी का एट्रीब्यूट मुझे मतलब जो आपका रिलेशन आएगा रिजल्ट के तौर पे वो सिर्फ एक एट्रीब्यूट होगा, लेकिन उसकी टुपल्स कितनी आएंगी, वो टुपल्स आपकी 4 आएंगी, 5। हालांकि ब्रांच के अंदर 5 टुपल्स हैं, तो हम तो चूंकि सिर्फ सिटी के को देख रहे हैं तो सिटी जो है लंदन वो 2 दफा आ रहा है, लेकिन जो आपका रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, वो लंदन जो है जो रिपीट हो रही है, डुप्लीकेट हो रही है, वो 1 दफा दिखाएगा, उसको 1 दफा अबरडीन दिखाएगा, 1 दफा ग्लासगो और 1 दफा ब्रिस्टल। तो मतलब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने समझना है कि जी आपका जो सिटी है वो आपका प्रोजेक्शन के अंदर अगर रिपीट हो भी रहा है तो वो उसको जस्ट 1 दफा दिखाएगा। यहां पे हमारे जो यूनरी ऑपरेशंस हैं वो दोनों खत्म होते हैं। अब हम बात करेंगे बाइनरी ऑपरेशंस की। अब बाइनरी ऑपरेशंस जैसे ऑलरेडी डिस्कस्ड के जी दे विल ऑलवेज ऑपरेट ऑन 2 रिलेशंस के जी, जहां पे आपके हमेशा मल्टीपल रिलेशंस होंगे जी कि
दो होंगे, ठीक है, कम से कम भी दो होंगे। ओके, अब यूनियन, मेरा ख्याल है आप में से हर बंदे ने मैट्रिक तक तो मैथमेटिक्स पढ़ा होगा, यूनियन का आपको बहुत अच्छी तरह इल्म होगा, सिलेक्शन और प्रोजेक्शन शायद जो है वो ना भी पढ़ा हो, तो यूनियन तो हर बंदे ने जो है वो ये देखा होगा। यूनियन का साइन यू की फॉर्म में होता है और आर यूनियन एस, अगर हमारे पास दो रिलेशंस हैं आर और एस, तो उनके दरमियान यूनियन हमने रिप्रेजेंट करना हो तो आर यूनियन एस, यू की फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम यूनियन की बात करें तो यूनियन हमें बहुत अच्छी तरह से याद है सेट्स के अंदर भी, कि यूनियन के अंदर दोनों सेट जिनका हम यूनियन लेते थे उनके दोनों के एलिमेंट्स आ जाते थे, लेकिन अगर वो एलिमेंट्स रिपीट हो रहे थे तो वो एक दफा आते थे, दो दफा नहीं आते थे, और दोनों के आते थे कि ऐसे भी जो एक में है या जो दूसरे में है या जो दोनों के अंदर है, वो सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो यूनियन के रिजल्ट में आते थे। एग्जैक्टली वही वाला कॉन्सेप्ट जो है इधर है कि जी दो अगर रिलेशंस है हमारे पास तो उन दोनों के अंदर से वो तमाम टुपल्स आएंगी, चाहे आर के अंदर है या सिर्फ एस के अंदर है, या तीसरी सूरत क्या है कि आर और एस दोनों के अंदर है, कॉमन है, ठीक है। अच्छा, लेकिन अब चूंकि हम रिलेशंस की बात कर रहे हैं तो कुछ लॉजिकली आपको समझने की जरूरत है कि ये जो ऑपरेशन है इसके परफॉर्म करने के लिए पहली बात है थोड़ा सा हमें एक और कंडीशन भी है। ये हर किस्म के दो डिफरेंट रिलेशंस के ऊपर जो है वो नहीं हो सकता, उसके लिए एक खास कंडीशन है और वो कंडीशन कहलाती है कि यूनियन कंपैटिबिलिटी हो, ठीक है, तब जो है वो उन दो रिलेशंस के ऊपर यूनियन का जो है वो ऑपरेशन परफॉर्म किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं किया जा सकता। तो यूनियन ऑफ टू रिलेशंस आर एंड एस डिफाइंस अ रिलेशन, रिजल्ट इज अगेन, मैंने जैसे हम बार बार इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं कि रिलेशनल मॉडल में जो सारे ऑपरेंड्स हैं वो रिलेशंस होंगे, जो रिजल्ट आएगा ऑपरेशंस का वो भी क्या होगा, रिलेशन आएगा। दैट कंटेन्स ऑल द टुपल्स ऑफ आर, या सारी टुपल्स आर की होंगी और एस, और एस की भी, और बोथ आर एंड एस, ठीक है जी। और तीसरी चीज अगेन कि डुप्लीकेट टुपल्स बीइंग इलिमिनेटेड, कि जी आपकी जो टुपल्स अगर कोई डुप्लीकेट हो रही हैं तो उनको वो जस्ट एक दफा दिखाएगा, दो दफा नहीं दिखाएगा। अगला पॉइंट जो मैंने डिस्कस किया कि आर एंड एस मस्ट बी यूनियन कंपैटिबल। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है, इसको समझने की इस तरह जरूरत है। आप देखें हम बात कर रहे हैं दो डिफरेंट टेबल्स की, उसके अंदर जो रोज हैं जब हम उन पे मतलब दो डिफरेंट रिलेशंस के ऊपर यूनियन का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो एक रिलेशन आएगा। अब पहली बात यह है कि जरा इस चीज को क्लियरली समझ लें कि जी दो रिलेशंस अगर एक जैसे नहीं है, एक जैसे होने से मुराद कि जी आपका जो है उन रिलेशंस के अंदर अगर एट्रीब्यूट्स कोई और है दूसरे के अंदर कोई और है तो वो एक ही रिलेशन के अंदर कैसे रिप्रेजेंट हो सकते हैं, वो तो नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये जो है वो यूनियन कंपैटिबिलिटी होगी तो वो जो है वो आप ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब यूनियन कंपैटिबिलिटी क्या है इसको समझ लेते हैं। पहली बात, दोनों रिलेशंस की डिग्री जो है वो सेम होनी चाहिए। क्या मतलब जी कि जो अगर रिलेशन आर है तो उसके एट्रीब्यूट्स की तादाद 4 है तो दूसरे के भी जो एट्रीब्यूट्स है एस के रिलेशन के जो एट्रीब्यूट्स हैं, और नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स आपको पता है डिग्री कहलाता है, तो दोनों की डिग्री 4 होनी चाहिए। अगर पहले की 3 है तो दूसरे की भी 3 होनी चाहिए। तो मतलब डिग्री पहली बात है कि दोनों की सेम होनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यूनियन कंपैटिबिलिटी के लिए दो चीजें हैं। पहली, डिग्री दोनों रिलेशंस की जिनके दरमियान यूनियन परफॉर्म होने जा रहा है सेम होनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जो उनके कोरस्पॉन्डिंग एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एट्रीब्यूट से क्या मुराद कि जो पहले रिलेशन का पहला एट्रीब्यूट है और दूसरे रिलेशन का पहला एट्रीब्यूट है, ये आपस में कोरस्पॉन्डिंग है कि वो पहले रिलेशन का पहला एट्रीब्यूट है वो दूसरे का है, वो दोनों एक ही डोमेन के ऊपर डिफाइंड होने चाहिए। उनके नाम डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन उनकी डोमेन एक होनी चाहिए। मसलन अगर पहला नेम है, कैरेक्टर्स है, तो दूसरा भी रिलेशन के अंदर वो एट्रीब्यूट नेम होना चाहिए। अगर उधर जो है वो उसका डिपार्टमेंट है और दूसरे रिलेशन में भी मतलब वो जो डोमेन है वो डिपार्टमेंट में से वैल्यूज आनी चाहिए। तो दो हमने जो है वो कंडीशंस यूनियन कंपैटिबिलिटी को समझ लिया कि दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहली चीज, नंबर
ऑफ एट्रीब्यूट्स या डिग्री जो है दोनों रिलेशंस की सेम होनी चाहिए, और फिर दूसरी हमने बात की कि जो करस्पॉन्डिंग एट्रीब्यूट्स हैं वो क्या होने चाहिए, वो बेसिकली एक ही डोमेन के ऊपर डिफाइंड होने चाहिए, या इन अदर वर्ड्स के वो एक ही जो है बेसिकली एट्रीब्यूट एक ही तरह के होने चाहिए। ठीक है जी। अब एक आखिरी चीज जो इसमें हमें यहाँ बताई गई है वो ये है कि सपोज इफ आर एंड एस हैव आई एंड जे टुपल्स, कि जी अगर आर के अंदर आई टुपल्स हैं और एस के अंदर जे टुपल्स हैं रिस्पेक्टिवली, यूनियन इज ऑब्टेन्ड बाय कंकैटिनेटिंग देम इनटू वन रिलेशन, और मैक्सिमम टुपल्स जो रिजल्टेंट रिलेशन है उसके कितने होंगे, ज्यादा से ज्यादा यही पॉसिबिलिटी है ना जी कि दोनों की सारी जो है वो सिलेक्ट हो जाएंगी रोज, तो इट मींस कि आई प्लस जे जो है वो मैक्सिमम टुपल्स आएंगी। अगर कोई रिपीट भी हो रही है तो हमने कहा था कि वो जस्ट एक दफा आएगी, वो डुप्लीकेट को इलिमिनेट करके जो है वो यूनियन जो है वो अपना रिजल्ट शो करेगा। तो इट मींस कि अगर उसकी आई थी, आर की जो है वो आई टपल्स थी और जो एस है उसकी जे टपल्स थी, तो जो मैक्सिमम हो सकती हैं उसकी अगर 6 टपल्स है और दूसरे की 5 तो मैक्सिमम 11। तो इवन अगर एक की 6 है और दूसरे की भी 6 है तो, लेकिन उनमें से कुछ डुप्लीकेट है तो फिर आपकी जो है स्टिल जो है वो कम हो जाएंगी। ठीक है, तो मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटी है कि अगर डुप्लीकेशन नहीं है तो वो आई प्लस जे टुपल्स आ सकती हैं। ठीक है, लेकिन अगर रिपीट हो रही हैं तो वो फिर इतनी नहीं आएंगी। अच्छा, सपोज उसी पे अगर हम इसको लिखना चाहें और हमारे पास सिचुएशन क्या है, हमसे कहा जाता है जी लिस्ट ऑल सिटीज वेयर देयर इज आइदर अ ब्रांच ऑफिस और अ प्रॉपर्टी फॉर रेंट। अच्छा, ये जो पहले मैंने आपको सारा वो डेटाबेस समझाया था वो इसीलिए समझाया था ताकि आपको जब तक सिनेरियो क्लियर नहीं होगा कि हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमें किस किस्म का रिलेशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किस सिनेरियो के लिए लिखना है, तो फिर बात नहीं बनेगी, फिर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। तो हमें देखें, पहली बात वो क्या कह रहे हैं, लिस्ट ऑल सिटीज, इट मीन्स कि वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन सिटीज। अच्छा, दूसरी बात, देयर इज आइदर अ ब्रांच, कि जी जहां पे कोई ब्रांच मौजूद है, और अ प्रॉपर्टी फॉर रेंट। तो इट मींस कि जी हम 2 टेबल्स में से डाटा लेंगे, जैसा कि हमने कहा था कि ये बाइनरी ऑपरेशन है, तो इट मींस कि ये 2 रिलेशंस के ऊपर जो है वो परफॉर्म होगा। तो दूसरा जो प्रॉपर्टी फॉर रेंट, जैसा कि नाम से ज़ाहिर हमारा प्रॉपर्टी फॉर रेंट का एक रिलेशन था, तो हमने ये देखना है कि कौन से हमारे ऐसे सिटीज हैं वो जिनके अंदर जो है वो बेसिकली या कोई ब्रांच ऑफिस है या कोई प्रॉपर्टी फॉर रेंट है। अब अगेन, अब जो ब्रांच का टेबल है उसके एट्रीब्यूट्स डिफरेंट है। ठीक है, ब्रांच के अंदर ब्रांच नंबर है, उसका स्ट्रीट है, उसका सिटी है, उसका पोस्ट कोड है। लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी फॉर रेंट को देखें तो उसमें प्रॉपर्टी नंबर है, उस प्रॉपर्टी का फिर एड्रेस है, उसका स्ट्रीट है, उसका सिटी है, उसका पोस्ट कोड है, लेकिन फिर उसकी प्रॉपर्टी की टाइप थी कि वो हाउस है या फ्लैट है, फिर उसका रेंट था, फिर उसका ओनर नंबर था। तो हमने कहा था जी कि यूनियन तो 2 ऐसे रिलेशंस के ऊपर परफॉर्म हो सकता है जो यूनियन कंपैटिबल हों, और यूनियन कंपैटिबल को मैं अगेन रिपीट, यूनियन कंपैटिबिलिटी से क्या मुराद है कि दोनों की डिग्री सेम हो। ठीक है, तो डिग्री तो इन दोनों की सेम नहीं है, एक के तो कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, दूसरे के कुछ और हैं। अच्छा, दूसरी बात कि जो करस्पॉन्डिंग एट्रीब्यूट्स हैं वो एक जैसी डोमेन के ऊपर डिफाइंड हो, तो हम उन दोनों रिलेशंस को देखें तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले प्रोजेक्शन अप्लाई करके उनको यूनियन कंपैटिबल बनाना पड़ेगा। तो हम जरा गौर से इस सिनेरियो को फिर समझने की कोशिश करते हैं। हमें सिर्फ उन सिटीज की इंफॉर्मेशन चाहिए जहां पे चाहे कोई ब्रांच है, ब्रांच ऑफिस है ड्रीम होम का, या फिर कोई भी प्रॉपर्टी फॉर रेंट है। अब इसको दिखाने के लिए आप जरा पहले देखें कि हम कैसे लिखेंगे। पहली बात कि हमने प्रोजेक्शन अप्लाई कर दी ब्रांच के ऊपर, तो ब्रांच के ऊपर प्रोजेक्शन अप्लाई की तो हमें सिर्फ हमने कौन सा एट्रीब्यूट सेलेक्ट किया, सिटी का। दूसरी तरफ भी हमने प्रॉपर्टी फॉर रेंट के ऊपर अगेन प्रोजेक्शन अप्लाई की, आप देखें पाए और सिटी लिखा। इट मींस कि हम दोनों टेबल्स का सिर्फ एक एक एट्रीब्यूट और उनकी वैल्यूज ले रहे हैं, और वो क्या ले रहे हैं, सिटी ले रहे हैं। अब फिर इनका हम यूनियन ले रहे हैं, और यूनियन क्या करेगा, चाहे वो ब्रांच के सिटीज में से आए या प्रॉपर्टी फॉर रेंट के सिटीज में से आए। हमने यही कहा था कि और
हमने ये नहीं कहा कि जहां पे ब्रांच है प्लस उसकी प्रॉपर्टी फॉर रेंट भी है, हमने कहा कोई एक भी है, चाहे ब्रांच है या प्रॉपर्टी फॉर रेंट कोई भी है, तो इसलिए हमने फिर यूनियन का इस्तेमाल किया। अब इसको समझने के लिए पहले हम इसके इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को समझते हैं। हम पहले ये देखते हैं कि पहले सिर्फ प्रोजेक्शन लेफ्ट साइड पे जो है वो अप्लाई होगी ब्रांच के ऊपर सिटी की, ठीक है जी। मतलब ब्रांच वाले रिलेशन के ऊपर सिटी के हवाले से प्रोजेक्शन करेंगे। तो मैं ब्रांच का रिलेशन आपको दिखाता हूं और आप देखें कि प्रोजेक्शन में हमने क्या कहा था। प्रोजेक्शन में हमने कहा था जो हम पाए के नीचे एट्रीब्यूट देते हैं सिर्फ वो एट्रीब्यूट जो है वो नजर आएंगे। एक ही एट्रीब्यूट नजर आ रहा है सिटी का, ठीक है। और हमने कहा था अगर डुप्लीकेट कोई वैल्यूज होंगी तो वो डुप्लीकेट शो नहीं करेगा। ये बात भी हमें क्लियर है। तो हम जरा जाके देखते हैं कि ये क्या इसमें जो है हमारा शो होगा। तो आपको मैंने बताया था कि इसमें हमारी 5 टुपल्स नजर आ रही हैं ब्रांच के अंदर सिटी में, मतलब ओवरऑल 5 टुपल्स हैं, तो सिटीज हमें 5 नजर आ रहे हैं। एक लंदन नजर आ रहा है, एक आबरडीन नजर आ रहा है, एक ग्लासगो नजर आ रहा है, ब्रिस्टल और फिर लंदन। लेकिन मैंने क्या कहा था कि प्रोजेक्शन जो है वो आपका ऑपरेशन जो है वो क्या करेगा कि अगर कोई डुप्लीकेट टुपल्स आ रही हैं, रोज आ रही हैं, तो उनको क्या कर देगा, इलिमिनेट कर देगा। मींस के जी लंदन को वो जस्ट एक दफा शो करेगा। तो आपकी 4 टुपल्स जो है पहले ऑपरेशन जो लेफ्ट साइड पे था कि आपने प्रोजेक्शन अप्लाई की थी ब्रांच पे, उसमें सिर्फ आपकी 4 टुपल्स आएंगी। कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी, सिटी के अगेंस्ट लंदन की, आबरडीन की, ग्लासगो की और ब्रिस्टल की, ठीक। अच्छा, दूसरा हमारा रिलेशन था प्रॉपर्टी फॉर रेंट का, ठीक है। उसमें भी मैंने आपको बताया था कि सिर्फ हमने प्रोजेक्शन की सिटी के ऊपर, तो जो हमारा लेफ्ट साइड थी उसमें एक रिलेशन हमें रिजल्ट में मिला जिसने क्या दिया, सिटी एक एट्रीब्यूट और उसकी 4 टुपल्स आई लंदन, आबरडीन, ग्लासगो और ब्रिस्टल के साथ। अब प्रॉपर्टी फॉर रेंट को देखें। प्रॉपर्टी फॉर रेंट के अंदर हमारे पास 6 टुपल्स हैं, लेकिन उनके सिटी के ऊपर प्रोजेक्शन हो रही है। सिटी में देखें आबरडीन, लंदन और ग्लासगो 4 दफा रिपीट हो रहा है। तो व्हाट डज इट मीन, कितने टुपल्स आएंगे आपके वो जो राइट साइड पे जो आपका जो प्रोजेक्शन अप्लाई हो रही थी प्रॉपर्टी फॉर रेंट के ऊपर, सिर्फ 3 टुपल्स आएंगी। कौन कौन सी, आबरडीन, लंदन और ग्लासगो, ठीक है जी। अच्छा, अब हमने ये देख लिया कि 3 टुपल्स उसकी इसकी आ गई और 4 टुपल्स वो जो लेफ्ट वाले की आ गई, ठीक है। अब हमने इनके दरमियान कीप इन माइंड कि हमने अब इसके बाद जो है वो यूनियन का ऑपरेशन जो है वो इसके ऊपर परफॉर्म होगा, ठीक है। ओके, अब यूनियन का ऑपरेशन जब परफॉर्म हुआ तो यूनियन का ऑपरेशन क्या कहता है कि यूनियन का ऑपरेशन ये कहता है जी कि ऐसी टुपल्स आएंगी। अब हमने इनको यूनियन कंपैटिबल बना लिया। देखें यूनियन कंपैटिबिलिटी हमने इस प्रोजेक्शन के थ्रू अचीव कर ली। वो कैसे कि हमारे दोनों के नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स या डिग्री जो है वो इक्वल है, कि दोनों रिलेशंस जो लेफ्ट और राइट साइड पे जिनके दरमियान यूनियन परफॉर्म हो रहा है दोनों का डिग्री 1 है, कि सिटी का एट्रीब्यूट इधर भी है उधर भी सिटी का एट्रीब्यूट है। नंबर ऑफ टुपल्स लेफ्ट साइड वाले जो हमारी प्रोजेक्शन है उसमें 4 आ रही हैं, लंदन आ रहा है, आबरडीन आ रहा है, ग्लासगो आ रहा है, ब्रिस्टल आ रहा है। जो राइट साइड पे है उसमें सिर्फ लंदन, उसमें आबरडीन और ग्लासगो आ रहा है। अब यूनियन क्या कहता है कि यूनियन विल बेसिकली जो परफॉर्म करने के बाद जो हमें रिलेशन मिलेगा उसके अंदर जो टुपल्स होंगी वो ए जो पहला रिलेशन है उसमें से भी हो सकती हैं, जो दूसरा रिलेशन है उसमें से भी हो सकती हैं, या दोनों में जो कॉमन है वो भी हो सकती हैं। तो हमने देखा जी लंदन लेफ्ट वाले में भी है राइट वाले में भी है, तो वो एक दफा आ जाएगी, ठीक है। हमने देखा कि जो आपका आबरडीन है वो इधर भी है उधर भी है, वो भी आ गया। हमने देखा ग्लासगो लेफ्ट वाले रिलेशन में भी है राइट वाले में भी है, तो वो भी आ गया। लेकिन जो ब्रिस्टल है वो सिर्फ हमारे लेफ्ट वाले रिलेशन में है। लेकिन यूनियन की यही खास बात थी कि यूनियन जो चाहे किसी एक रिलेशन के अंदर वो टपल है या दूसरे में है या दोनों में, उनको वो शामिल करेगा। तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो 4 टपल्स का होगा, जिसमें लंदन वैल्यूज सिटी के लिए लंदन, आबरडीन, ब्रिस्टल और ग्लासगो ये 4 टपल्स आएंगी। तो ये हमारा जो है वो रिजल्ट आ गया। तो दिस इज वेरी सिंपल कि जी आपने जो है
पहले यूनियन परफॉर्म करने से पहले आपने उसको यूनियन कंपैटिबल बनाया उन रिलेशंस को, और फिर उसके ऊपर आपने क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, यूनियन का ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया। और यूनियन आई होप कि इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। ओके, जो अगला हमारा जो बेसिक ऑपरेशन है वो है आपका सेट डिफरेंस। बहुत आसान है सेट डिफरेंस जो है। सेट डिफरेंस हमेशा जो है वो हम इसको रिप्रेजेंट करने के लिए माइनस का साइन यूज़ करते हैं, और इसको रिप्रेजेंट करना हो तो हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं r माइनस एस, और इट डिफाइंस अ रिलेशन consisting of the tuples that are in relation R but not in S। अब keep in mind कि जो set difference है again ये उन दो रिलेशंस के दरमियान परफॉर्म हो सकता है जिनकी यूनियन कंपैटिबिलिटी है। अगर यूनियन कंपैटिबिलिटी नहीं है तो ये आपका ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो सकता। ठीक है जी। और इसकी जो डेफिनेशन है या इसको समझना बहुत आसान है कि जो पहला लेफ्ट साइड पे आपका ऑपरेंड है, जो रिलेशन है, उसकी ऐसी टपल्स जो आपके दूसरे वाले रिलेशन जो कि आपका माइनस के बाद आ रहा है उसमें जो मौजूद नहीं है, वो वाली टुपल्स इसके नतीजे में आ जाएंगी। और फिर अगेन लॉजिकली आपको अब देखें कि मतलब ये बहुत वाज़ेह सी बात है कि आपका यूनियन कंपैटिबिलिटी ना हो तो इस बात की लॉजिक ही नहीं बनती। मींस कि आपके जो टुपल्स का स्ट्रक्चर है पहले टेबल का भी वो वैसा ही होना चाहिए जो दूसरे टेबल का है, तभी हम उनको मैच कर सकते हैं ना कि ये वाली टुपल उसके अंदर नहीं है। तो मतलब यूनियन कंपैटिबिलिटी का लॉजिकली प्रूफ भी इन ऑपरेशंस में हमें मिल जाता है कि जी वो हो तो तभी मतलब लॉजिकली इसकी सेंस बनती है। तो आप मसलन फर्ज करें एक आपका टेबल होता है, उसके टुपल्स कुछ और तरह से स्ट्रक्चर होता, मींस उसके कुछ 6 एट्रीब्यूट्स होते, और जो दूसरी रिलेशन के टुपल्स हैं उनके 4 एट्रीब्यूट्स होते फर्ज करो उस रिलेशन के, तो मतलब कोई बात बनती नहीं है। फिर आप कैसे उन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं? तो मतलब यूनियन कंपैटिबिलिटी का इस तरह भी आप अपने जहन में रख सकते हैं कि मतलब ये जो ऑपरेशन है ये यूनियन कंपैटिबिलिटी के बगैर नहीं होंगे। अब फर्ज करें कि हमारी सिचुएशन ये है कि हमें कहा जाता है जी कि लिस्ट ऑल सिटीज वेयर देयर इज अ ब्रांच ऑफिस बट नो प्रॉपर्टीज फॉर रेंट। इट्स वेरी ऑब्वियस कि वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन दोज सिटीज कि जी जहां पे ब्रांच ऑफिस तो है लेकिन देयर आर नो प्रॉपर्टीज फॉर रेंट। तो इट्स वेरी सिंपल, वही जो पुराना हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया था, जस्ट यूनियन की जगह पे इसको रिप्लेस कर दें माइनस के साथ, सेट डिफरेंस के साथ। तो अब अगेन आप देखें हमने जो लेफ्ट वाला ऑपरेशन है, जो पहले प्रोजेक्शन अप्लाई की थी, तो हमें 4 सिटीज मिले थे। ठीक है, 4 सिटीज आपको याद होंगे, मैंने बड़ी डिटेल से आपको बताया था कि जी रेपिटिशन लंदन की 2 दफ़ा हुई है तो बस वो 1 दफ़ा उसको दिखाएगा, बाकी वो सारी टुपल्स उसकी आ जाएंगी। प्रोजेक्शन में जस्ट डुप्लीकेशन की वजह से टुपल्स कम होती हैं, अदरवाइज टुपल्स के ऊपर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपके 4 जो है वो सिटीज आ जाएंगे, जिसमें आपका लंदन आएगा, जिसमें आपका अबरडीन आएगा, ग्लासगो आएगा और ब्रिस्टल आएगा। जो राइट साइड पे हमारा जो प्रोजेक्शन अप्लाई हमने प्रॉपर्टी फॉर रेंट पे की थी, उसमें 3 हमारे जो है वो टुपल्स आई थी, जिसमें आपका लंदन आया था, अबरडीन आया था और ग्लासगो आया था। ठीक है जी। अब हमने इनके दरमियान डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो डिफरेंस क्या कहता है कि ऐसी टुपल्स लेफ्ट वाले टेबल की जो आपके राइट वाले टेबल के अंदर नहीं है। तो वो वाली टुपल्स कौन सी हैं आपकी? वो तो लंदन इधर भी है उधर भी है, जो ग्लासगो इधर भी है दोनों तरफ है, जो आपका अबरडीन है वो इधर भी है वो उस तरफ भी है। लेकिन लेफ्ट साइड के टेबल के अंदर एक टुपल ऐसी है जो कि ब्रिस्टल है, जो कि राइट साइड में नहीं है। तो आपका रिजल्ट क्या आएगा? ब्रिस्टल आएगा। तो मतलब इसी किस्म की आपकी सारे सिचुएशंस हो सकती हैं। अब हम तो स्पेसिफिकली इस सिनेरियो के साथ बात कर रहे हैं, लेकिन अब ये वाली टुपल जो है वो लेफ्ट साइड वाले रिलेशन के अंदर है जो आपने माइनस से पहले यूज किया है, और राइट साइड वाले वो जो रिलेशन के अंदर मौजूद नहीं है। तो जो आपका रिजल्ट आएगा वो ऐसी टुपल्स जो कि आर में मौजूद हैं लेकिन एस में मौजूद नहीं है, मींस के ब्रांच में हैं लेकिन प्रॉपर्टी फॉर रेंट में मौजूद नहीं है, जो कि हमारा सिनेरियो था उसके मुताबिक। तो रिजल्ट आपका जस्ट एक सिटी का एट्रीब्यूट आएगा और उसके नीचे ब्रिस्टल आ जाएगा। ओके, अब अगला
जो हमारा ऑपरेशन है, आई होप कि आपको सेट डिफरेंस का क्लियर हो गया होगा। जो अगला ऑपरेशन है उसको समझना भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि आप में से हर बंदे ने, जैसे मैंने कहा, कि सेट थ्योरी जो है वो पढ़ी होगी। और ये आखिरी जो मैं ऑपरेशन है जो कि आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो इंटरसेक्शन जो है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए वो यूनियन को आप रिवर्स कर दें, ठीक है। तो वो आपका ये वाला जो रिप्रेजेंटेशन है ये आपकी इंटरसेक्शन के लिए यूज होती है। अगेन इट्स अ बाइनरी ऑपरेशन, दो रिलेशंस के ऊपर परफॉर्म होता है। अगेन जो सेंस बनती है कि आपका जो इंटरसेक्शन है उन्हीं के ऊपर जो है वो परफॉर्म हो सकता है जो यूनियन कंपैटिबल होंगे। तो इसकी डेफिनेशन करना चाहें तो हमें, अगर ज़रा आप अपने पुराने मैथमेटिक्स को रिव्यू करें तो आपको याद होगा कि इंटरसेक्शन दोनों सेट्स के अंदर जो कॉमन या जो दोनों में मौजूद होते थे एलिमेंट्स, उसके लिए वो जो है वो यूज़ होता था। तो एग्जैक्टली इसी तरह अब अगर इसको रिलेशनल मॉडल पे हम अप्लाई करें तो इट मीन्स कि ऐसी रोज या ऐसी टपल्स जो दोनों टेबल्स में कॉमन है, जो पहले टेबल में भी है और जो दूसरी टेबल में भी। और यूनियन कंपैटिबिलिटी का फिर आपको मैं वही वाली एग्जांपल दूंगा कि मतलब इसकी सेंस बनती है कि जी आप कैसे दो टपल्स, अगर उनका स्ट्रक्चर टेबल्स का डिफरेंट है, यूनियन कंपैटिबल नहीं है, उनके एट्रीब्यूट्स की तादाद डिफरेंट है, वो एक जैसी डोमेन के ऊपर नहीं है, तो आप उनको कैसे जो है वो एक दूसरे के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो मतलब इसलिए यूनियन कंपैटिबिलिटी होना इसके लिए भी जरूरी है। तो the result of an intersection is that it defines a relation consisting of the set of all tuples that are in both R and S। तो ऐसी टपल्स आती हैं जो R में भी मौजूद हैं और S में भी मौजूद है। It could also be expressed using the basic operation कि जी आप R intersection S is equal to R minus R, और ये पैरेंथेसिस में R माइनस एस। तो इट मीन्स कि ये जो R माइनस एस है पहले ये परफॉर्म होगा, फिर उसको उसमें R में से आप माइनस कर लें। तो अब आप देखें कि इंटरसेक्शन कुड बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अ बेसिक ऑपरेशन, जो कि इंटरसेक्शन को उसने बेसिक में डिफाइन नहीं किया था, तो सेट डिफरेंस को बेसिक में डिफाइन किया था। तो आप इंटरसेक्शन को इन द फॉर्म ऑफ सेट डिफरेंस भी जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। तो चाहे आप R इंटरसेक्शन S लें या R माइनस S लें, तो रिजल्ट दोनों का एक ही आता है। ये आप एज अ होम असाइनमेंट जो है इसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है जी। ओके, तो इसकी एग्जांपल देखते हैं और फिर हम यहां पे इसको खत्म करते हैं। अच्छा, अब सिचुएशन हमारी तकरीबन वही वाली है, ठीक है जी। हम उसको देख लेते हैं कि जी हमारा सिचुएशन ये है कि लिस्ट ऑल सिटीज वेयर देयर इज बोथ अ ब्रांच ऑफिस एंड एटलीस्ट वन प्रॉपर्टी फॉर रेंट। तो हमने थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन लगा दी। देखें, पहली हमारी सिचुएशन जब हम यूनियन लगा रहे थे तो हमने क्या कहा था कि हमें सिर्फ उन सिटीज का बताओ जहां पे चाहे कोई ब्रांच ऑफिस है या कोई प्रॉपर्टी फॉर रेंट, मीन एक भी चीज है तो वो हमें दिखा दो। दूसरी सिचुएशन सेट डिफरेंस के केस में हमने ये कहा था कि हमें उन सिटीज के बारे में बताओ जहां पे ब्रांच ऑफिस है लेकिन प्रॉपर्टी फॉर रेंट नहीं है। अब हमने फिक्स कर दिया, हमारी जो सिचुएशन है वो ये कह रही है कि जहां पे दोनों चीजें होनी चाहिए, सिर्फ वो वाले सिटीज दिखाओ जहां पे प्रॉपर्टी फॉर रेंट भी है और जहां पे ब्रांच ऑफिस भी है, वही वाले दिखाओ। अगेन जो हमारी तकरीबन स्टेटमेंट है वही वाली रहेगी, लेकिन जस्ट जो हमारा सेट डिफरेंस और यूनियन की जगह जो रिप्लेस हुआ है वो साइन कौन सा हुआ है, वो इंटरसेक्शन का हुआ है कि हमने सिटीज निकाल ली है, पहली बात है, जो हमारे ब्रांच के अंदर भी थे और जो हमारे प्रॉपर्टी फॉर रेंट के अंदर भी थे, और उनको फिर क्या किया कि उनको हमने जो है वो फिर इंटरसेक्शन उसके ऊपर लगा दिया ताकि उनमें से जो दोनों में कॉमन है, तो दोनों में कॉमन होने का मतलब ये होगा कि जो ब्रांच वाले भी, जिनमें ब्रांच भी है और जिनमें प्रॉपर्टी फॉर रेंट है, तो वो हमें इंटरसेक्शन के जो है वो ऑपरेशन के जो है वो रिजल्ट के तौर पे मिल जाएंगे। तो अगेन आई कम अप कि जी हमने जो लेफ्ट साइड है उसके हमारी चार जो है वैल्यूज आ रही थी टपल्स की सिटी के लिए, वो आ रही थी लंदन, ग्लासगो, अबरडीन, ब्रिस्टल। जो राइट साइड पे है लंदन, ग्लासगो, अबरडीन। तो इट मींस कि जो ब्रिस्टल है लेफ्ट साइड पे उसके अगेंस्ट मैचिंग वैल्यू राइट साइड की तरफ नहीं है, तो वो तीनों तो कॉमन है, तो इसलिए वो तीनों आ जाएंगे। तो जो रिजल्टेंट आपका इंटरसेक्शन का रिजल्ट आएगा इस स्टेटमेंट का, उसका जो है वो क्या रिजल्ट आएगा, वो आपका जो है वो आपका तीन टपल्स आएंगी और एक सिटी का एट्रीब्यूट होगा, जो रिलेशन जो है वो एक एट्रीब्यूट के ऊपर कंसिस्ट कर रहा होगा। तो ये आपका जो है वो रिजल्ट आएगा, सिटी का एक ही एट्रीब्यूट है और तीन टपल्स हैं, अबरडीन, लंदन और ग्लासगो। तो ये तीन आपके जो है वो रिजल्ट में शामिल हो जाएंगे।
इसके साथ ही आज का हमारा लेक्चर जो है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। हम समराइज़ कर लेते हैं कि हमने आज के लेक्चर में क्या क्या चीज़ें कवर की। पहली बात है कि हमने देखा कि हमारे जो मुख्तलिफ़ किस्म की मैनिपुलेशन लैंग्वेजेस हैं जो कि रिलेशनल डाटा मॉडल के अंदर यूज़ होती हैं, वो कौन कौन सी हैं। और हमने कहा कि जो उसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है उसको कवर करने के लिए हम रिलेशनल अलजेब्रा और रिलेशनल कैलकुलस की बात करेंगे, और जो प्रैक्टिकल या वो जो एक्सटेंडेड है आपका, जो कि आप DBMS के अंदर यूज़ करते हैं, वो SQL है, जो कि अगले चैप्टर्स में या अगले लेक्चर्स में हम कवर करेंगे। रिलेशनल अलजेब्रा के हवाले से हमने बात की कि रिलेशनल अलजेब्रा हमारी जो है वो प्रोसीजरल है, कि उसमें हम डिफाइन करते हैं कि कैसे डाटा को एक्सट्रैक्ट करना है, प्रोसीजर भी डिफाइन करते हैं। जबकि जो हमारी रिलेशनल कैलकुलस है उसके हवाले से हमने डिस्कस किया कि जो है वो एक नॉन प्रोसीजरल है, उसमें जस्ट हम बताएंगे कि कौन सा डाटा चाहिए, हम वो वे नहीं बताएंगे कि किस तरह हमने उसको जो है वो सिलेक्ट करना है। फिर हमने बेसिकली ये जो चैप्टर है ये जो है आपका इस हवाले से इम्पॉर्टेंट है कि हम जो मैथमेटिकल बेस है हमारी, जो हम कह रहे थे कि हमारा जो रिलेशनल मॉडल है वो हमारा मैथमेटिक्स के ऊपर बेस करता है, तो हमने उसको रिलेट करने के लिए कि कैसे जो है वो रिलेशनल ऑपरेशंस जो है वो रिलेशनल अलजेब्रा को जो है वो यूज़ करते हुए हम रिलेशंस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप ये चीज़ सीख लेते हैं तो आपको SQL सीखने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो मतलब इस हवाले से ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल है या क्रिटिकल है कि आप इनको अगर तवज्जो से देखते हैं, सीखते हैं, तो फिर जो है आपको SQL के समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। क्योंकि जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो SQL है दैट डिपेंड्स अपॉन रिलेशनल अलजेब्रा और रिलेशनल कैलकुलस, या मतलब उन दोनों के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रही है। इसके बाद हमने जो मुख्तलिफ ऑपरेशंस थे, रिलेशनल अलजेब्रा को हमने स्टार्ट किया था और रिलेशनल अलजेब्रा के जो मुख्तलिफ ऑपरेशंस हैं उनको डिस्कस किया था। उनमें हमने कहा कि हमारे पास सिलेक्शन है या रिस्ट्रिक्शन है, कि हमने कहा जी रो वाइज जो हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि जी कौन कौन सी रोज़ हमारे रिजल्टेंट टेबल में आने चाहिए, लेकिन एट्रीब्यूट्स पे कोई चेंज नहीं होता, जितने एट्रीब्यूट्स रिलेशन में होते हैं वो सारे आ जाते हैं। फिर जो दूसरा ऑपरेशन है जो हमने परफॉर्म किया वो प्रोजेक्शन था, मींस कि हम रोज़ के ऊपर किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहे, लेकिन हम अपनी मर्जी के जो है वो कॉलम्स जो है वो सिलेक्ट कर रहे हैं, एट्रीब्यूट सिलेक्ट कर रहे हैं। फिर हमने उसके बाद यूनियन को डिस्कस किया। यूनियन के हवाले से या हमने देखा कि ये जो पहले दो ऑपरेशन हैं हमारे, ये यूनरी ऑपरेशन से एक ही रिलेशन के ऊपर जो है वो परफॉर्म होते थे, जबकि ये बाद वाले जो ऑपरेशन हैं ये आपके जो है वो दो रिलेशंस के ऊपर परफॉर्म किए जाते हैं। और इन तीनों ऑपरेशंस के लिए हमने ये देखा जो यूनियन, सेट, डिफरेंस और इंटरसेक्शन है, कि इसके लिए यूनियन कंपैटिबिलिटी होना ज़रूरी है। और यूनियन कंपैटिबिलिटी को मैं एक दफ़ा फिर यहाँ पे डिफाइन करता हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जी दोनों रिलेशंस जो इस ऑपरेशन के अंदर इन्वॉल्व हैं उनकी डिग्री सेम होनी चाहिए, और दूसरी बात कि उनके जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं दैट शुड बी डिफाइंड ऑन दी सेम डोमेन। तो उन दोनों के जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनकी डोमेन भी एक जैसी होनी चाहिए। और यूनियन को हमने डिस्कस किया कि यूनियन के अंदर या R की टपल्स आएंगी या S की आएंगी या जो दोनों में वो आएंगी, और मैक्सिमम जो है वो R प्लस S की जो टुपल्स मैक्सिमम जो आ सकती हैं वो दोनों की मिला के आ सकती हैं, लेकिन डिग्री सेम रहेगी। सेट डिफरेंस की अगेन हमने बात की, डिग्री सेम रहेगी लेकिन टुपल्स वो आएंगी कि जो पहले टेबल की टुपल्स हैं लेकिन दूसरे में मौजूद नहीं है। इंटरसेक्शन में भी डिग्री सेम रहेगी लेकिन जो आपकी टुपल सिर्फ वही वाली आएंगी जो दोनों के अंदर कॉमन है। तो आई होप कि जी आपको ये ऑपरेशंस क्लियर हो गए होंगे। लेकिन एक चीज़ जो एक एडवाइस है मेरी आपके लिए वो ये है कि चूंकि ये मैथमेटिक्स है और मैथमेटिक्स यू नो कि जी विदाउट प्रैक्टिस बेसिकली आप इसके जो अगर आप इसमें स्किल्स जो है वो बनाना चाहते हैं तो आपको प्रैक्टिस के बगैर जो है वो अचीव नहीं हो सकता। तो आई वुड सजेस्ट यू कि जी आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें, जो बुक्स के अंदर एग्जाम्पल हैं उनको देखें। इसके अलावा भी इंटरनेट से आप सर्च करके ये जो मुख्तलिफ़ किस्म के सिनेरियोज़ हैं उनके लिए ये ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर सकते हैं। इंशाल्लाह जो है अगले लेक्चर के साथ फिर दोबारा हाज़िर होंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह जो है हम अगले लेक्चर में दोबारा जो है वो नए टॉपिक जो अगले ऑपरेशंस हैं उनके साथ हाज़िर होंगे। अस्सलाम वालेकुम और खुदा हाफिज़।